नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे। आज से एक हम लोग नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी आप सभी को क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कराया जा रहा है और इसके अलावा आप सभी के लिए एक प्लस फैक्ट को हम लोग बेहतर तरीके से रिवाइज़ कर सकें और अपने दिमाग में लंबे समय तक रख सकें, ताकि एग्ज़ामिनेशन में बेहतर आउटपुट मिले। एक आप सभी के लिए हमारा छोटा-सा एक प्रयास रहेगा, बट एक मजबूत और ठोस प्रयास रहेगा। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल के एग्ज़ाम का डिमांड, स्पेशली बात करें जैसे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम देखेंगे या स्टेट पीसीएस में बात करेंगे, आपका बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया या अन्य कोई स्टेट पीसीएस। अब समय आ गया है, कंसेप्चुअल आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है और फैक्ट भी आपसे जाता है। तो ऐसे में ये सीरीज़ आप सभी के लिए, जो लोग यूपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी, यूपी पीसीएस या अन्य कोई एग्ज़ाम लिखते हैं, उन सब के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये पूर्णतः लाभकारी रहने वाला है। कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास, हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में भी यदि बात करें, तो चूँकि मैक्सिमम प्रश्न आपको मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं, चाहे किन्हीं एग्ज़ाम की बात करें। तो ऐसे में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ही स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, यानी आधुनिक भारत का इतिहास। और इसके लिए जो हम मदद ले रहे हैं, आप सभी परिचित हैं इस बुक से, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के माध्यम से उसी को रेफरेंस में रख के मेरे द्वारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद लेके ये स्लाइड बेहतर सा स्लाइड आपके लिए प्रिपेयर किया गया है। आप शुरुआत से अंत तक लेक्चर को देखेंगे और आप देखेंगे कि आपको काफ़ी बेहतर लगेगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। ये इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है। बाकी कंटिन्यूटी में आप सभी को एक-एक लेक्चर, यानी टारगेट यही है, एक टॉपिक, एक लेक्चर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत में यूरोपीय आगमन, यानी यूरोपीय कंपनी के आगमन से हम लोग शुरुआत करेंगे। और बिल्कुल अंत तक, यानी आंग्ल फ्रेंच संघर्ष तक हम लोग पहुँचने का पूरा प्रयास करेंगे और बेहतर ढंग से देखेंगे। इससे पहले हम ये लेक्चर आपको स्टार्ट करें, ये लेक्चर हम पूरी तरह से डेडिकेट कर रहे हैं अपने पूज्य पापा जी इन्हीं को। और इनका मानना था और कहना भी था हमेशा मेरे को कि समाज के लिए कुछ बेहतर करें। तो वैसे में एक छोटा-सा बट मजबूत प्रयास आप सभी के लिए, और आगे भी आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर करने का हम प्रयास करते रहेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूरोपीय का आगमन। देखिए, हम लोग आज के लेक्चर हो जाने के बाद आखिर आप क्या सीखेंगे, ठीक है? भारत में आखिर यूरोपीय शक्ति का जो आगमन हुआ, ये शक्तियाँ यहाँ पे क्यों आई, कैसे आई? साथ-साथ ये भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, 15वीं सदी में यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ते की खोज कैसे हुई? कौन पहले आया? ठीक है? और उनका यहाँ पे क्या पकड़ रहा? साथ-साथ हम लोग देखेंगे, केवल एक व्यापार की कहानी यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं। हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में तकनीक, धर्म और राजनीतिक महत्वाकांक्षा का कहानी भी आज हम लोग देखेंगे। हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर में कि यूरोपीय जब यहाँ पहुँचे थे, तो भारत में राजनीतिक स्थिति उस समय क्या थी? यानी उस समय की परिस्थिति क्या थी कि बाहरी शक्ति इतना आसानी से यहाँ पे अपना पाँव जमा लिए? ये भी समझने का हम लोग आज प्रयास करेंगे। साथ-साथ आज हम लोग लेक्चर में देखेंगे कैसे व्यापार के इरादे से कंपनियाँ आई, धीरे-धीरे साम्राज्य स्थापित करने का उनके अंदर महत्वाकांक्षा जगने लगा। और यूरोप के लोगों को आखिर भारत आने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि आप सभी को पता है कि मसाला और पूर्वी सामान तो उनके पास पहले से ही पहुँच ही रहा था।
फिर उनको आने का यहाँ ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है? ये सब कुछ एक-एक करके हम लोग परत दर पर जो है देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? पहला स्लाइड आप लोग को दिख ही रहा है, यूरोप में आर्थिक रूपांतरण, ठीक है? 15वीं से जो है 19वीं सदी। यानी देखेंगे यूरोप में उस समय तो कृषि और विनिर्माण में नई तकनीक के कारण व्यापार और बाजार में तीव्र वृद्धि जो है देखने को मिली। सिंपल सा कहानी है कि बात करेंगे यूरोप का, तो यूरोप उस समय जो है पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा था। यानी एक जो समाज, सोया हुआ समाज था यूरोप का, वो फिर से जगा। यानी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी बंद कमरे में आपको रखा गया है बरसों बरस, और आपको बताया गया है कि देखो भाई ये बंद कमरा है और इसी में जो दिख रहा है यही जो है सत्य है। और एकाएक मान लीजिए कि दरवाज़ा आपको खोल दिया जाए, आप देखेंगे पूरा दुनिया ही बदल गया। और यही परिवर्तन हुआ था जो है 14वीं से 16वीं जो है शताब्दी के बीच। देखेंगे कि आप इटली में जो है बुद्धिजीवियों का जो है एकत्रित होना, और ऐसे में नए-नए जो है विचारधारा का आना, ठीक है? अंधविश्वास समाप्त करके और तर्क की ओर बढ़ना, ठीक है? यानी पहले जैसे लोग मानते थे कि जो बीमारी है वो भगवान का शाप ही है। लेकिन अब वो बातें जो है नहीं रही। अब लोग जो है क्यों और कैसे का प्रश्न पूछने लगे। मानवतावाद का उदय हुआ, कला और साहित्य का उदय हुआ, प्रिंटिंग प्रेस जो है आई, जिसके कारण देखें तो किताबें जो है अब ज्ञान का माध्यम बन के और सभी वर्गों के पास धीरे-धीरे पहुँचने लगी। और ऐसे में देखेंगे तो उस समय एक नया तकनीक भी आता है जो काफ़ी इसको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। यूरोप में पुनर्जागरण का काल था, पूंजीवाद का उदय हुआ, यानी जो समंती व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, समंती व्यवस्था यानी यहाँ पे केवल बात होता था ज़मीन का, किसान थे और एक सामंत वर्ग होता था, ठीक है? एक देखेंगे तो पूरा संकुचित मॉडल था। और अब पूंजीवाद का दौर, यानी ये पूरा आधार होता था आपको लाभ और प्रतिस्पर्धा पे। पूंजीवाद में देखेंगे तो मैक्सिमम क्या फ़ोकस रहता था लाभार्जन पे। लाभार्जन के लिए वो देखें तो उनको नए-नए जो है मार्केट की तलाश थी, बड़े-बड़े मार्केटों की। वैसे में कच्चे माल की ज़रूरत थी। अब कच्चे माल के लिए बाज़ार चाहिए, और जब आप माल तैयार कर देंगे तो फिर उसके लिए बाज़ार चाहिए। कच्चे माल और जो है बाज़ार का निरंतर आवश्यकता था। ऐसे में जो है देखेंगे तो यूरोपीय जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है ट्रैवल करना शुरू करते हैं, ठीक है? तो एक-एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो प्राचीन संपर्क और व्यापारिक मार्ग। प्रश्न ये आता है कि क्या जो है यूरोपीय शक्ति आने से पहले भारत का व्यापार जो है यूरोप से नहीं था क्या? बिल्कुल व्यापार होता था। वही यहाँ पे दिया गया है कि शक्तियों के आने से पहले भी भारत के यूनान और रोम के साथ जो है व्यापारिक संबंध थे। बट कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट था, इटली। आप सभी को पता है कि देखेंगे तो भारत के साथ जो है पहले यूरोप का व्यापार स्थल मार्ग से चला आता था। लेकिन 1400 जो है 53 4053 इस समय देखेंगे तो तुर्क उस्मानी के द्वारा कस्तुनतुनिया क्षेत्र कब्जा कर लिया जाता है, और उसके बाद ये व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। और इसके बाद देखें तो भारत से जो भी सामानें हैं वो इटली के माध्यम से होके और आपको यूरोप के बाजारों में पहुंचा करता था। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इटली है उसका व्यापारिक एकाधिकार था। चाहे मसाले की बात करें या पूर्वी सामानों का, वही जो है आपको अरबी के माध्यम से सामानों को लेके, यानी अरब व्यापारी से सामान खरीदते थे वो लोग। और ये जो इटली वाले हैं यूरोप के बाजार में जाके भारी जो है मुनाफे के साथ इसको बेचते थे।
वैसे में जो है पुर्तगाल या अन्य जो है स्पेनिश हो गए, ये देश चाहते थे कि जो मिडिल मैन का भूमिका है, ये अब समाप्त किया जाए। अब डायरेक्टली हम लोग क्या करें, ट्रेड करें भारत के साथ, ठीक है? ये आपको व्यापारिक मार्ग के बारे में बताया जा रहा है कि फारस के खाड़ी, इराक, तुर्की और वेनिस स्थलीय मार्ग से व्यापार होता था। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं कि इटली में जो है आपका ज्ञान और कला का जो है विकास हुआ, जिससे एक नवीन मध्यम वर्ग यानी व्यापारी या बैंकर वर्ग का उदय हुआ। और यही देखेंगे तो धीरे-धीरे जो है आगे चल के यही व्यापारी कंपनियाँ जो कैसे साम्राज्य स्थापित करती है, आगे हम लोग देखेंगे। ऐसे में जो है चूँकि पुनर्जागरण की हम लोग बात कर रहे थे, पुनर्जागरण हुआ, एक नया वैज्ञानिक सोच आया। अब लोगों के पास देखेंगे तो मुद्रण, नक्शा निर्माण, कंपास, बारूद की खोज, ये सब मौजूद थी। एक जो है नया वैज्ञानिक सोच के आने से अब नक्शा बनाने का कला भी आपके पास आ गया, कंपास भी, बारूद। तो ऐसे में तकनीकी तरक्की से जो है लंबी-लंबी समुद्र यात्रा संभव हो पाया। और उसी में देखेंगे तो आपको जो है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इनका एंट्री होता है और ये अपने पूरे जीवन भर भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने का जो है प्रयास ये करते रहे। तो देखा जाए तो जो ये राजकुमार हेनरी थे, जिनको हेनरी द नेविगेटर बोला जाता था, ठीक है? खोजों को जो है काफ़ी बढ़ावा दिए, ठीक है? तो मकसद सिंपल ये था कि जो इटली के दरकिनार करके अफ्रीका का चक्कर लगा के हम लोग कहाँ पहुँचे? भारत पहुँचे। यही जो है प्रयास था। बाकी कहानी यहीं तक सीमित आप ये जो पुर्तगाली कंपनी है आपको, जो भारत आएगी, सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जो है मनसा केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, इनके धर्म का प्रसार हो गया, ठीक है? ये भी इनका जो है मुख्य एजेंडा में शामिल था। यहाँ पे देखिए वही दे रहा है कि पुर्तगाल और स्पेन इटली के एकाधिकार को तोड़ने के लिए सब प्रयास करते हैं और मदद जो है नक्शा निर्माण वगैरह करता है आपका। और वैसे में देखेंगे तो वास्को डी गामा 1498, तो आप सभी को पता होगा कि वास्को डी गामा के आने से पहले, ठीक है? मान लीजिए अफ्रीका हो गया, ये आपका भारत, यहाँ पे आपका यूरोप, यूरोप से जो है बार्थोलोमेव डियाज़, ये जो है यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के इस किनारे पे पहुँचता है, जिसको आपको केप ऑफ गुड होप के नाम से हम लोग जानते हैं। बट यहाँ पे आता है, इसके बाद केवल समुद्र ही दिखता है। ऐसे में यहाँ से दोबारा ये वापस चला जाता है, बार्थोलोमेव डियाज़, ठीक है? बट ये मैप यहाँ तक के रास्ता का ये खोज कर चुका था, ठीक है? और इसका मानना था, या बहुत लोगों को उस समय, अब देखिए ये आज की बात नहीं है, 1487 की बात है। दुनिया यहीं पे समाप्त हो गई, इसके बाद देखेंगे केवल समुद्र ही दिख रहा है, ठीक है? तो अफ्रीका ही दुनिया का समाप्ति है, समान के जो है चला गया। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे तो 1400 फिर से 92 में दूसरा प्रयास होता है, 1492, 1492 में कोलंबस, ठीक है? वो भी जो है ईस्ट इंडिया के लिए निकलता है, लेकिन वो जो है भारत पहुँचने के बजाय कहाँ पहुँच जाता है आपको? वो पहुँच जाता है आपका अमेरिका। अमेरिका का खोज कर देता है और अमेरिका को लोग गुलाम बनाते हैं, कहानी आप सभी को पता है। इसके बाद कहानी बढ़ती है और आते हैं वास्को डी गामा पे 1498। केप ऑफ गुड होप का रास्ता इनको पता ही था, यहाँ तक पहुँचते हैं ईज़िली। और इसके बाद जो है, अब चूँकि दूर-दूर कुछ यहाँ दिख नहीं रहा था, तो वैसे में एक अरबी नाविक थे अब्दुल माजिद, उन्हीं की सहायता से ये कालीकट जो है पहुँच जाते हैं। ठीक है? कालीकट पहुँचते हैं 17 मई 1498, और यहीं से देखेंगे तब इतिहास का दिशा बिल्कुल बदल जाएगा। तो ये पहुँचते हैं यहाँ पे, और पहुँचने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो उस समय संस्कृति थी, सामरिक संस्कृति, उसमें एक जमोरिन उपाधि होता था। वही वहाँ के जो है जमोरिन राजा को बोला जाता था, क्योंकि ऑलरेडी पहले से व्यापार हो रहा था। और वैसे में फिर से आपको ये पहुँचते हैं वास्को डी गामा। इनका स्वागत तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि अरबियों का टाई अप पहले से ही है जो है यहाँ पे आपको था। फिर भी
यहाँ पे कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं, बट जमोरिन के द्वारा बोला जाता है कि देखो अरबी के साथ हमारा टाई अप है, ठीक है? तो हम तुम्हारे साथ जो है व्यापार के लिए तो राज़ी नहीं होंगे। फिर भी जो है कुछ यहाँ से मसाले वगैरह लेके और या वापस आपको चले जाते हैं ये वास्को डी गामा पुर्तगाल। जब वहाँ पहुँचते हैं तो इनको जो है 60 गुना का फ़ायदा होता है और ऐसे में जो है लाभान्वित करेगा ही, ठीक है? इतना बड़ा लाभ, अब मेंटल प्रेशर बनेगा और जो है बात से देखेंगे तो पुर्तगाल में होड़ मचेगा कि बिल्कुल अब तो हमको ये व्यापार करना ही है। ऐसे में अगला प्रयास इन लोग के द्वारा जो है 1500 के आसपास होता है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो पुर्तगालियों का मंतव्य क्या था और उस समय भारत की स्थिति क्या थी। देखिए, अभी हम लोग जैसे बात की यूरोपीय अपनी जो है समुद्री शक्ति और बारूद के बल पे व्यापार पर नियंत्रण करने में सफल होते हैं। इनका एजेंडा आखिर क्या था? तो व्यापार के साथ-साथ भारतीयों को ईसाई बनाना, ठीक है? और जो हिंद महासागर क्षेत्र में अरबी प्रतिस्पर्धा है इसको क्या करना? समाप्त करना। हिंद महासागर पे जो है एक छत्र राज करना। क्योंकि उस समय भारत देखेंगे तो उत्तर भारत देखेंगे तो पूरा विभाजित था आपका, ठीक है? गुजरात में देखेंगे महमूद वेगड़ा शक्तिशाली था, लेकिन बहुत जो है छोटी-छोटी शक्तियाँ थी। ऐसे में ये समय उपयुक्त भी था, उचित भी था और ऐसे में इन लोग का एंट्री होता है और ये लोग भारत पे दबदबा बना पाते हैं। साथ-साथ ये सबसे बड़ा कमी था भारत में नौसेना का अभाव था। यानी मुग़ल जो उस समय थे, नौसेना पे उनकी नौसैनिक शक्ति उतनी मजबूत थी नहीं और उसका वो ज़रूरत समझते भी नहीं थे। किसी भारतीय शक्ति के पास मजबूत नौसेना नहीं था। ऐसे में पुर्तगाली एक छत्र राज किए। ये सब जो है पुर्तगाली का आने का मंतव्य और भारत की स्थिति आप लोग समझ ही गए हैं, ठीक है? तो अपना धर्म का प्रसार करना, लालच व्यापार का ऑलरेडी था ही, ठीक है? क्लियर? और साथ-साथ इनका टारगेट था कि पूर्वी व्यापार से अरबों को हम बाहर निकाल के और क्या करें, एकाधिकार स्थापित कर लें और नैसैनिक शक्ति और अपने तोपों के दम पे अब जो है यहाँ पे क्या करें, अपना हम रूल चलाएँ, ठीक है? क्लियर? तो हम लोग बात किए कि सबसे पहले जो आते हैं आपको 1498 में वास्को डी गामा पहुँचते हैं, वापस चले जाते हैं। इसके बाद देखें तो अगला पुर्तगाली जो बेड़ा आता है, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल। वास्को डी गामा के बाद 13 जहाज, ठीक है? 13 जहाज में लगभग देखेंगे 1200 लोग के साथ वहाँ से निकलते हैं। कौन? आपको पेड्रो अल्वारेज़ कैब्रल और ये जो है आपको कालीकट पे पहुँचते हैं, ठीक है? अब देखिए इतना लंबा सफ़र ऐसे में जो है कुछ ही जहाज यहाँ पे पहुँच पाता है, यानी मैक्सिमम जहाज तो रास्ते में ही जो आपका नष्ट हो जाता है, ठीक है? पेड्रो अल्वारेज़ जो है कैब्रल के नेतृत्व में। अब इतना आसान तो था नहीं यहाँ पहुँचना। देखेंगे तो समुद्र में जो है पहले से अरबी व्यापारी हैं। ऐसे में कालीकट पहुँचने से पहले इनका अरबियों से संघर्ष होता है, ठीक है? और कैब्रल के द्वारा जो है काफ़ी अपना योग्यता दिखाते हुए और अरबियों को हराया जाता है, उनका जहाज़ जो है पकड़ा जाता है और उनका जहाज़ पकड़ के लाके और ये देखते हैं तो जमोरिन को ये देते हैं। कौन? पेड्रो अल्वारेज़ कैब्रल, ठीक है? अब इसके बाद देखें तो कि अब देखेंगे अब कोई जहाज़ पकड़ के दे रहा है, पहले से आपका टाई अप है अरबी से। इसका मतलब ये शक्तिशाली हैं, तो जमोरिन के साथ जो है इनका समझौता हो जाता है, ठीक है? किसका? कैब्रल का। अब ऐसे में जो है वास्को डी गामा ये जब जानता है तो ये फिर से उत्साह से भर जाता है और 1502 में फिर एक बार जो है भारत में इसका एंट्री होता है। कैब्रल जब सफल हुआ तो फिर ये भारत में आता है 1502 में। इसके बाद देखेंगे, तो देखिए कालीकट आया और अरब व्यापारियों को बाहर करना ये शुरू किया। फिर तिबारा ये 1524 में है। तो देखिए जहाँ भी कहीं इनपुट होगा मैं यहाँ पे दे दूँगा, तो यहाँ पे नहीं है। तीसरी बार 1524 में 3 बार टोटल आता है, भारत में ही इसका मृत्यु भी हो जाता है, ठीक है? 1502 के आस-पास ही ये लोग जो है कोचीन में एक छोटा-सा किला बनाते हैं, यानी फैक्ट्री बनाते हैं। देखिए आज की तरह ये सब फैक्ट्री नहीं थी। फैक्ट्री उस समय एक रहने का स्थान, किला यानी पूरा जो है उसको सुरक्षित किया जाता था, ठीक है? ताकि उस पे कोई अटैक वगैरह नहीं कर सके, ठीक है? ये लोग कोचीन में अपना जो है पहला किला बनाते हैं और पुर्तगालियों ने कोचीन और कालीकट में शत्रुता का लाभ उठाते हैं और कोचीन में अपना पहला किला ये लोग बना लेते हैं।
ठीक है? ये क्वेश्चन जो है ध्यान रखेंगे कि पहला पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ बनाया जाता है, तो कोचीन में, ठीक है? फिर ये लोग दूसरा जो है कन्नूर में बनाते हैं। ये 1500 जो है आपको 2 में, कन्नूर में जो है लोग 1505 में अपना दूसरा फैक्ट्री बनाते हैं, ठीक है? बाकी इनका महत्वाकांक्षा तो काफ़ी बड़ा ही था। अब इनका टारगेट था कि भारत को क्या करे, कॉलोनी बनाए, निवेश बनाए, ठीक है? वैसे में जो है देखा जाए तो अब जो है भारत में जो है अब गवर्नर बना के भेजा जाता है फ्रांसीसी डी अल्मीडा को, ठीक है? पूरे अपने साजो-सज्जा के साथ भारत में जो है एंट्री करते हैं फ्रांसीसी डी अल्मीडा। पहला गवर्नर बन के आते हैं, ये 1506 के आसपास। यानी पुर्तगाली सरकार के आदेश के साथ ये जो है भारत में हिंद महासागर क्षेत्र में आदेश यही था कि आपको क्या करना है, हिंद महासागर क्षेत्र पे कब्जा करना है, ठीक है? क्लियर? तभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही बात किए कि ये लोग जो है सबसे पहले वो चीन में 1502 में फैक्ट्री बनाते हैं। इसके बाद जो है कन्नूर में फैक्ट्री लगा लेते हैं। अब इनका क्या है, ये जो हिंद महासागर क्षेत्र है, इस पे क्या करना है, वर्चस्व बनाना, ठीक है? क्लियर? वही यहाँ पे लिखा है भारत में पुर्तगाली स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अब ये यहाँ पे अदन, होर्मुज, मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार को नष्ट करने का निर्देश दिया जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक पॉलिसी लाया जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। यानी किलेबंदी के बजाय मुख्य फोकस था समुद्र पे अभी हम क्या करें, नियंत्रण करें, ठीक है? कार्टेज जो है आर्मीडा पद्धति लाया जाता है। क्या लाया जाता है आपको? कार्टेज आर्मीडा पद्धति। यानी कार्टेज कहने का मतलब ये था कि वो लोग चाहते थे कि हमारा हिंद महासागर पे एकाधिकार हो, यानी हिंद महासागर से जो भी व्यापार हो, जो भी जहाजें जाएँ, ये क्या था उनका पैसा वसूलना था, ठीक है? सिंपल कहना था, एक कार्टेज जो है जहाज़ों को खरीदना पड़ता था, ठीक है? यानी मान लीजिए कोई जहाज अगर कार्टेज नहीं खरीदा है, तो लोग क्या करते थे, वैसे जहाज़ों को लूट लिया करते थे, ठीक है? क्योंकि उनका नौसेना बहुत ज़्यादा मजबूत था। तो देखा जाए तो समुद्र में जो है एक तरह से देखा जाए तो पुर्तगाली जो है बादशाह बन गए। समुद्र के जो है बादशाह बन गए वो, ठीक है? ज़मीन के बजाय जो है वो लोग समुद्र को नियंत्रित करने सबसे पहले जो है प्रयास किए, ठीक है? पहला नाम आप लोग देख लिए अल्मेडा, ठीक है? आप लोग समझ चुके हैं ब्लू वाटर जो है पॉलिसी, ठीक है? यानी जिसके पास कार्टेज अल्मेडा होगा वही व्यापार करेगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, लूट लेंगे, डुबा देंगे, बर्बाद कर देंगे, ठीक है? अभी ब्लू वाटर पॉलिसी ये लोग लगा दिए तो पहले से जो व्यापारी थे वो तो विरोध करेंगे, ठीक है? ब्लू वाटर पॉलिसी का जो है आपको विरोध किया जाता है, जो नीले जल की नीति है, ठीक है? और उस समय उस्मानी तुर्क हो गया, मिस्र, गुजरात, बीजापुर ये सब लोग विरोध करते हैं, ठीक है? और ऐसे में विरोध करेंगे तो युद्ध तो होगा ही आपका, ठीक है? एक यहाँ पे आपको लड़ाई होता है जो दिख रहा है, चौल का युद्ध 1508 में। मिस्र और गुजरात के संयुक्त सेना जो है अल्मेडा के पुत्र को मार देते हैं और यहाँ पे देखिए पुर्तगाली टीम हार जाती है। लेकिन फिर 1509 में ही अगले वर्ष अल्मेडा के द्वारा दोनों नौसेनाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है, ठीक है? इस तरह से पुर्तगाली साम्राज्य का निर्माण का रास्ता यहाँ से खुल जाता है, ठीक है? क्लियर? मिस्र और तुर्क के संयुक्त जो है बेड़े को बाद में क्या किया जाता है, इसके द्वारा पराजित कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो आपका नाम यहाँ पे दिख रहा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है? 1509 से लेके 1515 तक। अब देखिए अल्बुकर्क के समय अगर स्थिति की बात करेंगे हम लोग, तो ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का नींव इनके द्वारा रखा गया और हिंद महासागर में ये चाहते थे कि सभी अहम जो भी एंट्री पॉइंट है, सभी एंट्री पॉइंट को क्या करें हम, ब्लॉक कर दें, ताकि जो है हमारा हिंद महासागर पे पूरा नियंत्रण स्थापित हो सके। वही लिखा है, इसने हिंद महासागर के सभी प्रवेश द्वार चाहे मलक्का हो, होर्मुज हो, इस पे बेस स्थापित किए, ठीक है? 1510 में देखा जाए तो बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना गया। सिकंदर के बाद लिख रहा है कि पहला यूरोपीय क्षेत्र पे कब्जा किया गया 1510 में। 1510 में कब्जा हुआ और देखेंगे तो खाली कराने में सबसे ज़्यादा टाइम यही लगा, 1961 में फिर ये भारत के पास आता है, ठीक है?
इसके बाद जैसे कि बात की मलक्का, मलक्का को जो है 1511 में, ठीक है? मलक्का पे अधिकार करके ये लोग क्या किए, सिंगापुर पे अधिकार कर लिए एक तरह से, ठीक है? मलक्का द्वीप पे करके। इसके बाद 1515 में जो देखेंगे तो होर्मुज पे अधिकार कर लिए ये लोग, ठीक है? 1515 में, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे तो होर्मुज पे अधिकार करके फारस की खाड़ी पे, ठीक है? ये दूसरा इनका अधिकार क्षेत्र, ठीक है? इसके बाद देखेंगे तो अल्बुकर्क का जो है आपका मृत्यु वगैरह हो जाता है। बाकी हिंद महासागर में एक शक्ति के रूप में अल्बुकर्क जो है पुर्तगालियों को स्थापित कर देता है, ठीक है? इसके द्वारा एक विवाह नीति लाया गया था। स्थानीय समर्थन के लिए पुर्तगालियों को हिंदू महिला से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। साथ-साथ इसके द्वारा सती प्रथा यानी अपने क्षेत्र में सती प्रथा पे जो है इसके द्वारा रोक लगाया गया था। ठीक, वास्तविक संस्थापक हो गया, क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो है बस्तिया और कांटे सिस्टम के बारे में अभी हम लोग चर्चा किए ही, ठीक है? तो दे रहा है कि 1530 में जो है गोवा को राजधानी बनाया गया। इसके बाद देखेंगे तो धीरे-धीरे दीव 1535 में, दमन 1559, तहसीन, सालसेट, हुगली, चटगाँव, ये सब जो है धीरे-धीरे ये लोग जो है आपको अपने अंदर जो है अपने वर्चस्व में इसको लेना शुरू कर दिए। इसके बाद देखेंगे ना तो एक नाम और ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है? जो है नीनो द कुन्हा, ठीक है? कुन्हा, नीनो द कुन्हा, ये लोग अपने नाम में डी लगाते थे। ये जो है आपको 1529 से लेके 1538 तक, 1529 से लेके 1538 तक कौन? नीनो द कुन्हा। ये भी अपना एक्सपेंशन बढ़ाता है और इस टाइम तो देखें तो अफ्रीका तक ये लोग पहुँच गए थे। अफ्रीका में एक मोम्बासा द्वीप होगा, वहाँ पे भी ये लोग अधिकार कर लिए थे, ठीक है? मद्रास में जो है सेंट थॉमे, बंगाल में हुगली, ये इन लोग का नियंत्रण हो गया था, ठीक है? 1530 में ये लोग क्या किए, कोचीन के बजाय जो है गोवा को राजधानी जो है बना देते हैं, ठीक है? इसके बाद ध्यान रखेंगे 1535 दीव, ठीक है? इसके बाद जो है 1534 यहाँ पे नहीं दिया है, लिख देते हैं 1534, 34 जो है आपको बसीन पे अधिकार ये लोग कर लेते हैं, ठीक है? बशीन पे, ठीक है? बसीन पे अधिकार करके बॉम्बे पे, ठीक है? क्लियर? गोवा में जो है ज़बरदस्त रूप से जो है धर्मांतरण किया जाता है, ठीक है? लोगों का कई सारा देखेंगे तो मंदिर और मस्जिदों को जो है तोड़ा जाता है वहाँ पे, ठीक है? हिंदू बनाने का ज़बरदस्ती लोगों का जो है प्रयास किया जाता है। 1560 में ही देखेंगे, 1560 में गोवा में जो है एक आपको सेंट चर्च आपको बनाया जाता है, ठीक है? सेंट जो है चर्च का निर्माण किया जाता है, कहाँ पे? गोवा में, क्लियर? तो ये सब काम जो है चल रहा था, ठीक है? उसके अलावा देखिए पूर्वी तट, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, नागपट्टनम बंदरगाह ये थे उस समय। कांटे सिस्टम के बारे में बता दिए कि यह एक पास था जो भारतीय जहाज़ों को गोवा के वायसराय के पास लेना पड़ता था, अन्यथा उसे लूट लिया जाता था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि मुगल नौसैनिक की कमी, मुगलों ने कभी मजबूत नौसेना बनाया ही नहीं, जिससे पुर्तगालियों का क्या हो गया आपको वर्चस्व हो गया, ठीक है? और पुर्तगाली जो है अंधाधुंध जो है इसका फ़ायदा उठाने लगे, ठीक है? क्लियर? और एक तरह से देखें तो इस तरह का अधिकार, ठीक है? अब जहांगीर के समय ये हो रहा था काम, गोवा में जो है देखेंगे तो सारे गिरजाघर को बंद करवाया गया था, ठीक है? इन्हीं सब के प्रयासों से कि मंदिर और मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, ठीक है? बाकी ये लोग हुगली में पूरा तबाही मचाए हुए थे। ऐसे में जो है देखा जाए तो 1632 में शाहजहाँ के द्वारा हुगली में इनको खदेड़ा भी गया था, ठीक है? चलिए, तो इतना बात ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यापारिक वस्तु और प्रशासन इनका, ठीक है? अगर व्यापार में बात करें तो एक तो आपका निर्यात होता है,
आप एक्सपोर्ट करते हैं और एक इम्पोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट के मामले में देखेंगे ब्लैक पेपर हो गया, सबसे ज़्यादा हिस्सा इसी का था। अदरक हो गया आपका, दालचीनी, चंदन, नील कपड़ा, ठीक है? ये सब आपको दिख ही रहा है, ठीक है? आयात में देखें तो सोना, चांदी, घोड़े, ठीक है? सोना वगैरह जो है आयात, और इनके बदले ये सब यहाँ पे जाया करता था। प्रशासन की बात करेंगे वहाँ पे, तो वाइसराय हुआ करते थे, ठीक है? यही मुखिया होते थे ओवरऑल शासन के, और इनके सहयोग के लिए एक जो है आपको बेडोर द फजेडा यानी राजस्व, कार्गो और नौसैनिक बेड़ों के जिम्मेवारी का अधिकारी होता था। ठीक है? क्लियर? बाकी अब अगला हम लोग देखते हैं मुगल और पुर्तगाली संबंध, चूँकि उस समय मुगल शासन ही भारत में था। आखिर इन लोग का कैसा संबंध था? ठीक है? अब देखें तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले देखें तो बादशाह जो अकबर थे, जेस्यूट पादरी को अपने दरबार में बुलाते हैं, ठीक है? अब दरबार में मान लीजिए पादरी को बुलाते हैं, तो क्या वो चाहते थे कि ईसाई धर्म से वो प्रभावित हो जाएँ? बिल्कुल नहीं, ठीक है? अकबर जो है धर्म और दर्शन में रुचि रखते थे, और उनका उद्देश्य था पुर्तगालियों का जो है सैन्य सहायता, खासकर उनकी बंदूक, तोपें हासिल करना और विचारधारा जानना। बाकी ये लोग का क्या था, हम जाएँगे, अकबर को क्या करेंगे, ईसाई धर्म में उनको इन्फ्लुएंस करके और ईसाई धर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। खैर ऐसा ही करने में कामयाब नहीं हो पाए। देखिए पहला संपर्क लिख रहा है 1572 में कैम्बे में अकबर पहली बार पुर्तगाली से मिलते हैं। फिर एक जेsuit मिशन पहुँचता है। अकबर ने ईसाई धर्म में जानने के लिए गोवा में पादरियों को जो है बुलाया था, जो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। ठीक है? उद्देश्य यही था, पुर्तगाली चाहते थे अकबर ईसाई बन जाए, लेकिन अकबर की रुचि केवल क्या था, धार्मिक ज्ञान और पुर्तगाली बंदूकों में था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है? यानी अकबर का एक अपना स्ट्रेटजी था, उनका अपना स्ट्रेटजी था। ठीक है? कि बादशाह को ईसाई बना लेंगे और इस तरह से भारत को पूरा ईसाई बना लेंगे। ये वो लोग का टारगेट था। ठीक है? चलिए, बाकी ये सिलसिला इन लोग का कंटिन्यू जारी रहा। जहांगीर के समय भी ये लोग प्रयास किए। ठीक है? शाहजहाँ के समय भी ये लोग आते-जाते रहते थे। ठीक है? अब देखेंगे ये लोग का मनोबल इतना पुर्तगालियों का उच्च हो गया था कि नमक पे, व्यापार पे का अधिकार कर लिए थे। शुल्क वसूलने लगे थे वो। साथ-साथ देखेंगे तो यही नहीं रुके थे, ये लोग दास व्यापार भी करने लगे थे। ये पुर्तगाली लोग जो है दास व्यापार भी करने लगे थे, और हद उस समय ये लोग कर दिए जब मुमताज महल में 2 दासियों को बंदी बना लिए। नहीं सोचिए, मुमताज महल में दासियों को बंदी बनाना एक आम बात नहीं था। यानी सीधे-सीधे समझिए मुगल सत्ता को चुनौती देना, और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया इसी से नाराज़ होके 1632 में, अब देखेंगे तो 1600 जो है 32 में, 1632 में देखेंगे तो हुगली पे जो है हमला किया जाता है और पुर्तगालियों को जो है यहाँ से बिल्कुल खदेड़ दिया जाता है। ठीक है? बातें हम इस पे। अब नेक्स्ट है जहांगीर और अंग्रेज़ों का आगमन। ठीक है? उसी पैरेलली देखेंगे अब अंग्रेज़ भी आते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखेंगे तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आते हैं। पुर्तगाली रोकने की कोशिश करते हैं। फिर भी क्योंकि हॉकिंस की अगर बात करेंगे तो इनको जो है 400 का मनसब वगैरह दिया जाता है। ठीक है? बाकी व्यापारिक कोई अधिकार वगैरह या किले बनाने की इजाज़त नहीं मिलती है। ऐसे में एक सावली का युद्ध होता है आपका 1612 में। कैप्टन बेस्ट होते हैं, पुर्तगालियों को हराते हैं, फिर जहांगीर इससे प्रभावित होके और इन लोग को इजाज़त देता है, तो आगे चल के हम लोग अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को अलग से देखेंगे। ठीक है? अभी जो हम लोग बात कर रहे थे शाहजहाँ और हुगली विजय। अभी मैं बता रहा था कि शाहजहाँ नाराज़ होता है और 1632 में, ठीक है, हुगली में हमला कर देता है। कासिम खान के द्वारा हुगली पे हमला करके पुर्तगालियों को यहाँ से देखिए पूरी तरह से खदेड़ दिया जाता है। ठीक है? तो वही सब कहानी है। पुर्तगालियों ने नमक व्यापार पे एकाधिकार किया था, तंबाकू पे कर लगाया था, मुमताज महल से दासियों का अपहरण कर लिया था। वो हिंदू मुस्लिम बच्चों को खरीद कर गुलाम बनाते थे, जबरन ईसाई बनाते थे। ठीक है? तो कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा? परिणाम क्या हुआ? 1632 में हज़ारों पुर्तगाली मारे गए, बंदी बनाए गए, और एक तरह से देखा जाए तो मुगल दरबार में एक तरह से पुर्तगाली प्रभाव यहीं से क्या हो गया? आपको समाप्त हो गया।
कि हमेशा-हमेशा के लिए पुर्तगाली प्रभाव समाप्त हो गया। देखिए, वो पहले यूरोपीय शक्ति तो थे, लेकिन वो टिक नहीं पाए, ठीक है? अब इनका कारण क्या था? एक देखिए धार्मिक जो है असहिष्णु थे, जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे थे, ठीक है? ये जो है सबसे बड़ा कारण था। अब अगला टॉपिक है आखिर पुर्तगालियों का पतन का क्या कारण था? ठीक है? एक तो छोटा मैटर देखेंगे स्पेन के साथ जो विलय हो गया था 1580 में, स्पेन के पतन के साथ पुर्तगाल भी कमज़ोर हो गया था। और ये दूसरा इम्पोर्टेंट मैटर जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है धार्मिक असहिष्णु, जबरन जो है धर्म परिवर्तन, डकैती, लूट-मार वाला नीति, इनको काफ़ी क्या कर दिया था अलोकप्रिय बना दिया था। तीसरा, डच और अंग्रेज की नौसैनिक शक्ति के सामने ये लोग टिक नहीं सके। नेक्स्ट देखेंगे तो पश्चिम में ब्राज़ील के मिलने से भारत पे थोड़ा इनका ध्यान भी कम हो गया था। साथ-साथ देखेंगे तो 1739 में मराठों का साल्सेट और बेसिन इनसे छीन लिया जाना, ठीक है? ये सब आप बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो हम लोग देख रहे थे अभी तक पुर्तगाली कैसे आए, कोरोमंडल कैसे पहुँचे, ठीक है? कैसे जो है व्यापार को आगे बढ़ाएँ, कैसे इनका जो है पतन हुआ, ठीक है? तो इतना तक जो है मामला क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कंपनी जो है वो है डच। इनका आगमन और विशेषता देखते हैं। डच, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? अब देखिए डच जो कंपनी थी वो पुर्तगालियों की तरह नहीं थी, ठीक है? ये बिल्कुल आपको अलग थी, ठीक है? देखेंगे तो संसद के द्वारा स्थापित एक संयुक्त पूंजी की ज्वाइंट स्टॉक एक कंपनी थी और इनका विशेषता ये था कि इनके पास फ्लूट जो है शिप था, फ्लूट शिप। यानी डचों के द्वारा हल्के और कम खर्च वाले जहाज बनाए गए थे, जो भारी पुर्तगाली जहाज से श्रेष्ठ था, हल्के और कम जो है वजन वाले और फास्ट भी थे। ये इनके व्यापार में 4 चाँद लगाएगा। बाकी इनका जो उद्देश्य था मसाले जो है द्वीप इंडोनेशिया और भारत से मुख्य रूप से ये लोग वस्त्र व्यापार पे ही इनका फ़ोकस था, इनका डच का, ठीक है? तो ये लोग जो है मछलीपट्टनम से शुरुआत करते हैं 1605 में, ठीक है? यहीं से जो है मसालों के साथ शुरुआत होता है। कोरोमंडल तट से डचों के द्वारा जो है जनरली देखा जाए तो मसाला नहीं, आपको वस्त्र जो है, ठीक है? इसके अलावा देखेंगे तो नील हो गया, नील वगैरह ये लोग एक्सपोर्ट करने का यहाँ से काम करते थे, ठीक है? बिहार से बात करेंगे ले तो अफ़ीम वगैरह सोरा यहाँ से चूँकि आप देखेंगे सोरा, सोरा बारूद बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता था और मेडाइवल हिस्ट्री में देखेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट था सोरा का, ठीक है? अब देखिए पहले से पुर्तगाली मौजूद थे, अब आ गए कौन डच, संघर्ष तो बनेगा ही दोनों के बीच, ठीक है? पुर्तगालियों और डचों से जो है काफ़ी संघर्ष हुआ और उसमें देखेंगे तो डोमिनेंट जो है आपको डच वाली टीम ही होती है। डच ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। ख़ैर यहाँ पे फैक्ट्री स्थापना मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, चिनसूरा या धीरे-धीरे ये लोग एक्सपेंड जो है करते गए। ठीक है? तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डच वर्सेस पुर्तगाली का, ये लोग बिल्कुल पुर्तगालियों से अलग थे। पहला बात तो ये है। व्यापारिक संस्था था इनका, शेयर धारक लोग चलाते थे। ये कॉर्पोरेशन यानी पहला मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन था, दुनिया में व्यापार के लिए निकला था, ठीक है? और जैसे हम लोग बात की इनका ध्यान जो है इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पे ही था, कोरोमंडल से बस सूती वस्त्र वगैरह पे ये लोग फ़ोकस करते थे, ठीक है? अब डच और पुर्तगालियों के बीच संघर्ष हुआ, इसमें इम्पोर्टेंट है आपका, जो है 19 1619 में जो है पुर्तगालियों से जकार्ता छीन लिया गया, ठीक है? इसके अलावा 1639 ठीक है, गोवा छीन लिया गया पुर्तगालियों से, गोवा, फिर बाद में ये लोग रिटर्न कर दिए। 1641 मलक्का द्वीप छीना गया, ठीक है? 1658 जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको बता रहा हूँ बस, श्रीलंका छीन लिया गया, ठीक है? अब इसके बाद डच जो है भारत में अनेक जगह गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे कि हम लोग देखें कि बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं। शुरुआत इन लोग का कहाँ से होता है 1605 से, मछलीपट्टनम से। 1605 हम लोग देखें, सबसे पहले 1605 मछलीपट्टनम, ठीक है? फिर देखेंगे 1610 पुलिकट, 1616 सूरत,
1641 विमलीपट्टनम, 1600 जो है 53 चिंसूरा बंगाल में, फिर 1658 देखेंगे तो पटना में, ठीक है? 1663 कोचीन, ठीक है? 1690 जो है आते-आते देखा जाए तो अपना मुख्यालय ये लोग जो है पुलिकट से ट्रांसफ़र करके नागपट्टनम जो है लेके चले गए थे, ठीक है? और फाइनल आप लोग देख ही रहे हैं कि इनको झटका कब लगता है। बाकी जनरली निर्यात का वस्तु सूती वस्त्र कोरोमंडल के तट से, नील जो है मसूलीपट्टनम से, सोरा बिहार से, चर्चा कर ही लिए, अफ़ीम, कच्चा रेशम वगैरह। अब देखिए इंग्लो डच प्रतिस्पर्धा। 17वीं सदी में अंग्रेजों के साथ इनका टोटल 3 युद्ध हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध था आपका, ये था बेदरा की लड़ाई। 1759 में अंग्रेजों के द्वारा डचों को निर्णायक रूप से हरा दिया गया और इसके बाद डच शक्ति देखा जाए तो एक तरह से भारत में समाप्ति हो गई। बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था आपको? 1760 में, ठीक है? बेदरा की लड़ाई अंग्रेजों के द्वारा डचों को निर्णायक रूप से हराया गया और इसके बाद वही लिख रहा है डच शक्ति समाप्त हो गई और ये इंडोनेशिया तक ही सीमित हो गए। अब बात है कि आखिर इनका पतन क्यों हुआ? तो देखिए कंपनी पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण था, अधिकारियों का कम वेतन था, निजी व्यापार में ज़्यादा रुचि था, ठीक है? ये सब जो है जनरली कारण रहे, ठीक है? क्लियर? तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं, सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में देखें, डच के बारे में हम लोग जो है देख ही चुके हैं, ठीक है? क्लियर? बाकी भारत से हम लोग देख लिए कि आखिर ये लोग व्यापार क्या करते थे। बंगाल, गुजरात, कोरोमंडल से जनरली ये लोग सूती वस्त्र लेके जाते थे। बिहार से सोरा और नमक, गंगा घाटी से देखेंगे अफ़ीम और चावल, यूरोप वगैरह ये लोग लेके जाते थे। ठीक है? इतना जो है कहानी क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं अंग्रेजों का आगमन और इनका सफलता। ठीक है? तो अब देखेंगे कि आखिर अंग्रेज जो है सफल क्यों हुए हैं। ठीक है? क्लियर? और साथ-साथ हम लोग देखेंगे इसके कारण क्या थे, मौलिक कारण क्या थे, व्यापारिक आखिर प्रेरणा इनको कहाँ से मिली थी, अंग्रेजों को। एक-एक करके हम लोग मैटर यहाँ पे देखेंगे। ठीक है? देखिए, दिख रहा है कि भारत और हिंद महासागर में आई यूरोपीय शक्तियों में अंग्रेज सर्वाधिक सफल और प्रभावशाली रहे। विशेषता था कि यूरोपियों में बाद में तो आए थे लेकिन सबको पीछे छोड़ दिए और कैसे क्यों इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा आप लोग करेंगे। एशियाई व्यापार में स्वरूप को समझा, सैनिक राजनीतिक शक्ति का इनको द्वारा प्रयोग किया गया, सैनिक राजनीतिक शक्ति का। इंग्लैंड के उपभोक्ता संस्कृति, औद्योगिक विकास, मांग आपूर्ति संतुलन, अनुकूल राजनीतिक स्थिति, पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, ये सब जो है कारण रहे थे। ठीक है? और प्रेरणा की बात करें तो वही 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशियाई वस्तु यूरोप पहुंचने लगा था। अब अंग्रेज पूर्व की ओर से आने के लिए प्रेरित हो गए। ठीक है? और ऐसे में 1599 में मिडेन हॉल नाम का एक जो है साहसी व्यापारी यहाँ पे आपको पहुंचता है। ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना और इसका संरचना। ठीक है? देखिए, तो महारानी एलिजाबेथ का चार्टर 31 दिसंबर 1600, ठीक है? 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है चार्टर यानी आदेश पत्र इन लोग को दिया गया। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार गवर्नर और लंदन के व्यापारियों को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। कितने अवधि के लिए? 15 वर्षों के लिए। ठीक है? बाद में 1609 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था अनिश्चित काल के लिए। ठीक है? तो 15 वर्षों के लिए पूरब क्षेत्र में व्यापार की अनुमति एलिजाबेथ प्रथम के समय इन लोग को मिल गया। ठीक है? यानी ये लोग जावा, सुमात्रा सभी द्वीप पे जो है व्यापार वगैरह करेंगे, भारत में आएँगे, व्यापार करेंगे। बाकी जब कंपनी बन रही थी तो भारत में जो है अकबर का ही आपको शासन था। ठीक है? वैसे पहला प्रयास जो किया गया था, जो है अंग्रेज़ों की अगर बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉल्फ फिंच का पहला प्रयास था आपको 1585 में भारत आने का। ठीक है? 1585 में। फिर इसके बाद देखेंगे जॉन मेडन, ठीक है? 1500 जो है 99 के आसपास, ठीक है? अकबर से मुलाकात भी करते हैं, 1600 जो है 3 के आसपास आके जॉन मेडन।
ठीक है? व्यापार को लेके कोशिश करते हैं कि व्यापारी की इजाज़त हम लोग को भी मिल जाए, बट जो है व्यापारी की इजाज़त नहीं मिलती है। ठीक है? क्लियर? कोई लिख रहा है शुरुआत में व्यापार के समूह में स्वतंत्र बेड़ा भेजता था और लाभ आपस में बाँट लेते थे, ये इनका इनिशियल स्वरूप था कंपनी का। कंपनी का संरचना कह रहा है वित्तीय दृष्टि से डच कंपनी से छोटी थी ये, ठीक है? संगठक में देखेंगे 24 निदेशक का समूह था, जिनका चुनाव शेयर होल्डर्स आम सभा के द्वारा होता था और मसालों का व्यापार वगैरह करते थे। 12 वर्ष में ही 20% तक ये लोग लाभ कमाए थे, इंडोनेशिया और काली मिर्च वाले द्वीप से, ठीक है? तो ये कुछ कंपनी का स्ट्रक्चर हो गया। अब प्रारंभिक विस्तार और संघर्ष के बारे में चूँकि ऑलरेडी पहले से यहाँ पे पुर्तगाली और डच हैं, कठिनाइयाँ तो होंगी ही, ठीक है? क्लियर? जैसे कि हम बात किए सबसे पहला प्रयास जो है रॉल्फ फिंच, जॉन मेडन और इसके बाद 1608 इम्पोर्टेंट था आपका 1608 यहाँ पे विलियम हॉकिंस, ठीक है? विलियम फिंच यहाँ पे पहुँचते हैं। हॉकिंस भी कोशिश करते हैं, ठीक है? हॉकिंस के द्वारा आपको कोशिश किया जाता है कि हम व्यापार का इजाज़त ले लें। जहांगीर के दरबार में पहुँचते हैं, बट जहांगीर इनसे खुश भी होता है, ठीक है? इनके साथ जो है शराब पार्टी वगैरह शिकार पे भी जाता है, ठीक है? इंग्लिश खान का भी उपाधि देता है, बट 400 का मनसब देता है लेकिन व्यापारिक अनुमति नहीं देता है, ठीक है? क्लियर तुर्की भाषा में बात करता हो उस समय सोचिए प्रभाव होना अंग्रेज तुर्की में बात करें, 400 का मनसब भी देते हैं। खैर, अब लिख रहा है कि अंग्रेजों ने कपड़ा खरीदने के लिए सूरत के कारखाने खोलने का योजना बनाया कि अब हम लोग सूरत में कारखाना बनाएँगे। वही हॉकिंस के बारे में अभी बात की हम लोग, जहांगीर के दरबार में 1608 में। जहांगीर के दरबार में पहुँचे लेकिन पुर्तगालियों के षड्यंत्र की वजह से खाली हाथ लौटना पड़ा, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर ली है, साओली का युद्ध 1611 में कैप्टन मिडल सूरत के निकट साओली के स्थान पे पुर्तगाली बेड़ा को हराता है और इसी से प्रभावित होकर 1613 में सूरत में अस्थायी जो है कारखाना खोलने का अनुमति मिल जाता है। इससे पहले मछलीपट्टनम में 1611 में अंग्रेजों ने यहाँ कारखाना स्थापित किया था। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में, लेकिन वो कैसा था? अस्थायी कारखाना था, 1611 वाला। 1613 में जो है आपको अस्थायी कारखाना था। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है? क्लियर? अब शुरुआत हो गया, ठीक है? 1613 ठीक। इसके बाद अब धीरे-धीरे जो है ये लोग अपना एक्सपेंशन करना शुरू करेंगे, ठीक है? और भारत में धीरे-धीरे आपको एक्सपेंड होने लगेंगे, ठीक है? थॉमस रो और उसके कूटनीति के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है 1615 में मुगल दरबार में भेजा गया था, 1619 तक रुका। वाणिज्य की संधि करने में तो असफल रहा, लेकिन विभिन्न स्थानों पे कारखाने खोलने का अधिकार जो है ये ले लिया। कौन? थॉमस रो की बात कर रहे हैं। कूटनीति कौशल का प्रयोग किया, पुर्तगाली जहाज़ों को लूटा, भारतीय जहाज़ से हर्जाना तुलना जारी रखा, ठीक है? चलिए, तो पुर्तगालियों की पतन की कहानी हम लोग देख ही चुके हैं। नौसेना युद्ध में अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को 1620 में हराया और एक तरह से देखें तो पुर्तगाली अब कुछ ही क्षेत्र में सिमट के रह गए। 1633 में मुगल सेना ने बंगाल के हुगली में पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था, अभी हम लोग देखे ही थोड़ी देर पहले, ठीक है? अब कहानी हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? 1615 से देखेंगे 1618 तक थॉमस रो, ठीक है? आगरा, भड़ौच, अहमदाबाद में अपना जो है एक्सपेंशन होता है इन लोगों का। 1623 में सूरत, मसूलीपट्टनम वही कारखाना वगैरह खुलता है, किलेबंदी किया जाता है, ठीक है? अब देखिए किलेबंदी यहाँ पे किया जा रहा है। 25 में सूरत में किलेबंदी किया जाता है और ये क्या दिखाता है? साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का ये संकेत दे रहा है। देखिए एक व्यापारिक कंपनी किलेबंदी क्यों करेगी? होने वाला जो है मामला है, ठीक है? क्लियर? चलिए, दक्षिण भारत के लोग रुख करते हैं, डच और मुगलों के बीच दक्षिण में छोटे-छोटे राज्य पे लोग ध्यान देते हैं। अब देखिए, बड़े राज्य पे जो है उस समय मुगलों का ध्यान होता था, छोटे राज्यों पे यहाँ पे और ऐसे भी दक्षिण भारत में उतना ध्यान नहीं था। ऐसे में ये लोग जो है उमुरजपुर पे कब्जा करते हैं। 1639 आता है, स्थानीय राजा से जो है पट्टे पे मद्रास को लिया जाता है। आधा सीमा शुल्क राजा को, अब बदले में किलाबंदी और सिक्का जारी करने का अधिकार इनको मिल जाता है। किला बनाते हैं,
ठीक है? इसके बाद जो है टर्निंग पॉइंट एक और आता है, बम्बई। देखिए कैसे-कैसे ये लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। बम्बई 1661 में ये लोग को मिल जाता है। कहानी आपको पता ही है कि चार्ल्स द्वितीय का जो है पुर्तगाली राजकुमारी से शादी होता है और इसे दहेज में जो है, देखिए शादी कहाँ हो रहा है? पुर्तगाल में, दहेज जो है बम्बई को दिया जा रहा है। ठीक है? चार्ल्स द्वितीय क्या करेंगे भाई? चार्ल्स द्वितीय जो है ब्रिटेन में रहेंगे, ये क्या करेंगे? बॉम्बे का, तो ये क्या करते हैं 10 पाउंड पे वार्षिक किराया पे कंपनी को ये दे देते हैं। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी? वहाँ पे मुख्यालय बनाएगी। ठीक है? सिंपल कहानी, कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय का शादी होता है, दहेज स्वरूप पुर्तगाली के द्वारा जो बम्बई था, वो दे दिया जाता है किसको? जो आपको चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय किसको देते हैं? 1668 में, ठीक है? 68 में। ये जो है आपको 10 पाउंड वार्षिक किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं और वहीं पे बम्बई स्थापित किया जाता है। बम्बई का जन्मदाता जो है आपको हेराल्ड आंगियर को माना जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पे हेराल्ड आंगियर का नाम भी यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। अब धीरे-धीरे अपना एक्सपेंशन देखेंगे, तो अब देखिए बम्बई इन लोग को मिल ही गया, ठीक है? दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्र पे वर्चस्व हो ही गया। अब इन लोग का ध्यान कहाँ जाता है? पूर्वी भारत में। कहाँ पे? पूर्वी भारत में इन लोग का ध्यान जो है केंद्रित होता है। देखिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से किए थे? मछलीपट्टनम से 1611 में, ठीक है? क्लियर? क्लियर। के बाद एक 1632 में टर्निंग पॉइंट आता है अंग्रेजों के लिए। गोलकुंडा के सुल्तान से फरमान ये लोग ले लेते हैं, सुनहरा फरमान, ठीक है? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 500 पैकोडा वार्षिक के बदले देने के बदले इन लोग को वहाँ पे फ्री जो है व्यापार का इजाज़त मिल जाता है, ठीक है? अब धीरे-धीरे क्या करेंगे? एक्सपेंशन अपना ये बढ़ाएँगे, ठीक है? अब उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे तो 1633 बालासोर उड़ीसा में ये लोग अपना कारखाना लगाते हैं। हरिहरपुर और बालासोर में अपना फैक्ट्री लगाते हैं। इसके बाद देखें तो 1651 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, हुगली। हुगली में ये लोग अपना जो है कारखाना, ठीक है? शाहजहाँ के बेटा थे शुजा, वो उस समय बंगाल के गवर्नर थे। उन्हीं से ये लोग जो है फैक्ट्री का अनुमति लेके और हुगली में 1651 में जो है कैप्टन ब्रिजमैन के नेतृत्व में जो है फैक्ट्री लगाया जाता है, ठीक है? और यहीं पे देखेंगे तो 3000 वार्षिक जो है चुंगी देके जो है मुक्त व्यापार का इजाज़त भी ले लिया जाता है, ठीक है? 1600 जो है 51 में, फिर 1662 में देखेंगे, 1662 ये भी इम्पोर्टेंट था। शाइस्ता खां जो है और इनको छूट दे देते हैं, ठीक है? क्लियर? तो ऐसे जो है कहानी बढ़ती है। 1686 आते-आते देखा जाए तो हुगली को जो है अंग्रेज बिल्कुल लूट-पाट की तरह यूज़ करने लगते हैं 1686 तक, ठीक है? क्योंकि देखेंगे इनको अधिकार जो मिला है और जो व्यापारिक छूटें मिली है उसका गलत फ़ायदा ये लोग उठाते हैं, ठीक है? और ऐसे में 1686 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1686 क्या होता है इस समय? तो मुगल सेना और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई और अंग्रेज़ों को वहाँ से खदेड़ दिया जाता है, ठीक है? 1658 में दे रहा है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कोरोमंडल पे सेंट जॉर्ज किले का नियंत्रण आ गया था। व्यापारिक बधाई का बात कर रहा है कि कपड़ा, सिल्क, चीनी, सोरा अंदरूनी हिस्से से ले जाने पे चुंगी जो है सीमा यानी सीमा शुल्क देना पड़ता था और ऐसे में इसके बारे में हम बात कर ही लिया आपको, फरमान इन लोग को मिला जिससे मुक्ति मिल गई, ठीक है, इन बधाओं से और निश्चित राशि देकर ईज़िली ये लोग ट्रेड करने लगे, ठीक है? क्लियर? 1680 का फरमान का बात हम लोग कर ही लिए। औरंगज़ेब ने कंपनी पे जजिया कर लगाया लेकिन बदले में सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार का अनुमति भी दे दिया, ठीक है? ये सब कहानी जो है चलते रहा। अब बात करते हैं हम लोग कलकत्ता स्थापना का, ठीक है? बात कब का है? 1690 का, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे तो सूतानती, कालीकता और गोविंदपुरी, ये जो स्थानीय वहाँ के ज़मींदार थे इब्राहिम, उन्हीं से 3000 वार्षिक दर पे लिया गया और अंग्रेज़ों के द्वारा जो है डेवलप किया गया। तो जैसे मुंबई को डेवलप किए, ठीक है? चेन्नई को, वैसे जो है फिर कलकत्ता को भी आपको डेवलप किया गया, ठीक है? ये फरमान के बारे में ऑलरेडी चर्चा की है अभी 1691 वाला फरमान।
निश्चित राशि के बदले बंगाल में चुंगी रहित व्यापार का इजाज़त मिली। अंग्रेज़ों को यहाँ कारखाना स्थापित करने का किलाबंदी का इजाज़त मिला। बाकी एक छोटा-मोटा बगावत आया था शोभा सिंह का, ठीक है? बाद में उनको भी ₹1200 ज़मींदारी खरीदा गया, सूतानती, गोविंदपुरी, इन गाँव को मिला के कलकत्ता बनाया गया। तो ये सब ऑलरेडी जो है बता चुके हैं। बंगाल में कारखाना प्रेसिडेंट और परिषद के जो है अधिकार में आ गया। फोर्ट विलियम वहाँ बनाया गया। कलकत्ता का अंग्रेजीकरण यानी अब कलकत्ता हो गया, ठीक है? अब देखिए अंग्रेज़ जो है कैसे जो है धीरे-धीरे जो है सफल होते जा रहे हैं, ठीक है? सुभाष सिंह के विद्रोह के बावजूद भी जो है किलेबंदी वगैरह कर दी जाती है, ठीक है? किलेबंदी अब कर रहे थे तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ के शासक ज़रूर सोचेंगे भाई किलेबंदी क्यों दे रहे हैं? ये लोग जो है ज़मींदारों का भय दिखा के कि ज़मींदार हमारे साथ शोषण कर सकते हैं, हम किलाबंदी कर रहे हैं, ठीक है? तो यही सब काम जो है चलता रहा, ठीक है? अब ज आता है समय आपको 1715 1750, ठीक है? फ़र्रुखसियर के दरबार में जो है जॉन सुरमन, एडवर्ड और हैमिल्टन हैमिल्टन जो थे डॉक्टर थे, क्योंकि फ़र्रुखसियर जो है बीमार रहता था काफ़ी ज़्यादा। हैमिल्टन जो है अब इसका इलाज करते हैं और ठीक हो जाता है और ऐसे में 1717 में मुगल सम्राट फ़र्रुखसियर से शाही फरमान ये लोग प्राप्त कर लेते हैं। शाही फरमान यानी ₹3000 वार्षिक के बदले मुक्त व्यापार का इनको जो है इजाज़त मिल जाता है। साथ-साथ देखें तो इतना ही नहीं, ठीक है? इन लोग को 38 गाँव प्लस सिक्का ढालने का भी इजाज़त मिल जाता है। देखिए सिक्का ढालने का इजाज़त ये कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब बम्बई में जो सिक्का ये लोग ढालते थे, वहीं यहाँ पे चलाने का अनुमति भी मिल गया इनको, ठीक है? ऐसे में ये 1717 वाला जो फरमान था, इसको ओम्स एक विद्वान थे, वो क्या बोलते हैं मैग्ना कार्टा बोलते हैं। यानी मुगलों की कमजोरी का लाभ उठा के और इसको क्या बोला जाता है मैग्ना कार्टा। एक ज़बरदस्त यानी भारत में देखा जाए तो अंग्रेज़ों का पाँव जमाने का एक बेहतर जो है मौका मिल गया, ठीक है? क्लियर? इसके अलावा देखिए सूरत में एक 10,000 सालाना पे बदले में सभी करों से मुक्ति मिल गई। मुंबई में ढाले गए सिक्का मुगल साम्राज्य में कहीं भी वैध होंगे। कलकत्ता के आसपास का राजस्व वसूली का अधिकार भी मिल गया। हैदराबाद में पुराना विशेषाधिकार बरकरार रहा। ये सब जो है चलता रहा, ठीक है? क्लियर? बाकी चूँकि ऑलरेडी हम लोग बात किए हैं पुर्तगाली पहले से, पुर्तगाली डच संघर्ष आपको बता चुके हैं। मुगलों के साथ-साथ यूरोपीय प्रतिद्वंद्विता भी निपटना पड़ा था। 1630 में मैड्रिड संधि शत्रुता समाप्त किया। 1654 में पुर्तगाली ने पूरब से व्यापार पे अंग्रेज़ों का अधिकार जो है स्वीकारा था, ठीक है? डच के बारे में ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है? कारखाने ये लोग कहाँ लगाए थे? पुलिकट, सूरत, चिनसूरा वगैरह, ठीक है? डचों के पतन के बारे में ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग फ्रांसीसी कंपनी का आगमन, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है कर्नाटक युद्ध और आपका लेक्चर जो हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, पहला लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल एक सीक्वेंस में प्रॉपर मैंने में फैक्ट के साथ कंसेप्ट भी क्लियर होता जा रहा होगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे देरी से ही लिवाते हैं, देरी से आगमन होता है। फ्रांसीसी अन्य यूरोपीय शक्ति की तुलना में देर से आते हैं, लुई 14वें के शासनकाल में। 1664 में जो है मंत्री थे कोलबर्ट और इन्हीं के द्वारा देखा जाए कंपनी द इंड ओरिएंटलास जो है आपको बनाया जाता है और ये पूर्णतः कैसा था स्टेट कंट्रोल था यानी सरकारी कंपनी था। कौन सा? फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है? अब ये लोग 1664 में कंपनी का गठन करते हैं, कोलबर्ट के प्रयास से होता है, सरकारी कंपनी होता है और ये लोग 1668 में अपना पहला फैक्ट्री बना देता है, 1668 फ्रांसिस कैरोन के द्वारा सूरत में स्थापित किया जाता है, ठीक है? फ्रैंक कैरो बोल सकते हैं। इसके बाद अपना एक्सपेंशन इनका जारी रहता है, 1669 में मसूलीपट्टनम में कारखाना लगाते हैं, 1673 में मद्रास में, ठीक है? सेंट थॉमे में एक फैक्ट्री लगाते हैं, लेकिन डच वगैरह जो है 1673 वाला छीन लेते हैं फैक्ट्री इनका। इसके बाद जो है 1693 में, ठीक है? 1693 में ये लोग जो है पुदुचेरी, जो आगे चल के पांडिचेरी बना, ठीक है?
वो ये लोग प्राप्त करते हैं, उसको डेवलप करते हैं। डच वगैरह से संघर्ष होता है, वो भी इनसे जो है छीना जाता है। ठीक है, क्लियर? ये सब कहानी दिया है यहाँ पे। देखिए 1673 में फ्रैंक मैटरल और लेपिस्ते ने जो है पालीकंडोर में शेर खा लोदी से एक छोटा-सा गाँव लिया और पौंडीचेरी का विकास कर दिया। ठीक है? तो पौंडीचेरी का विकास किया गया, बाकी 1698 में डचों ने छीना, 97 में रिज्वी की संधि से वापस वगैरह मिला। ठीक है? ये सब कहानी है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए पुर्तगालियों कंपनी के ऊपर बात हुआ, डच के ऊपर बात, अंग्रेज। अब देखिए एक तरह से देखें तो पुर्तगाली कुछ ही क्षेत्र में सिमट ही चुके थे, डच वापस चले ही गए। ठीक है? तो अब मेजर जो शक्ति बची आंग्ल और फ्रांसीसी कंपनी। ठीक है? अब कहानी है कि भारत में कौन रहेगा? अब देखिए ऐसा भी हो सकता था, कहीं फ्रांसीसी कंपनी का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, जो अभी आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन वाला इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है? अब फ्रांसीसी कंपनियों का क्या कमजोरी रहा? ये लोग जो है बाहर चले गए, भारत पे इनका प्रभुत्व स्थापित नहीं हो पाया और अंग्रेज कैसे इनसे सर्वश्रेष्ठ थे, ये सब हम लोग भी कहानी देखने वाले हैं। फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन दे रहा है, कह रहा है वित्तीय स्थिति कमजोर थी इनकी, 1720 में इनको पुनर्गठित किया गया। ठीक है? 1721 आते-आते मॉरिशस पे लोग कब्जा करते हैं। कौन? फ्रांसीसी लोग। मलाबार तट पहुँचते हैं, कारिकल पे कब्जा करते हैं। ठीक है? बाकी दे रहा है, इनकी कमजोरी क्या था कि डच और अंग्रेज की तुलना में ये सरकार पे अत्यधिक निर्भर थे। ये सबसे बड़ी कमजोरी थी इनकी। सशक्त संगठन और पूँजी का अभाव था। प्राइवेट कंपनी तो थी नहीं, सरकार नियंत्रण में ही इनको काम करना था और ये सबसे बड़ा डिमेरिट था कि अपना स्वायत्त फैसला नहीं लेना। और 1742 में जो गतिविधियाँ हुईं, केवल व्यापार तक ही ये सीमित हो गई। साथ-साथ जो है गवर्नर बनने के बाद डुप्ले, साम्राज्यवादी विस्तार का उद्देश्य निर्धारित करता है डुप्ले। ठीक है? ये सब जो है अभी हम लोग एक-एक करके देखते हैं। ठीक है? क्लियर? तो इससे पहले हम लोग बात करें कि आखिर जो है फ्रांसीसी कंपनी में डुप्ले का क्या इम्पोर्टेंस था? डुप्ले को जो है वापस बुला लेना फ्रांसीसियों के लिए कितना बड़ा भूल साबित हुआ। ठीक है? लाली का आना। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पहला जो है कर्नाटक युद्ध के ऊपर। ठीक है? देखिए यहाँ तक जो है कहानी बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए हिस्ट्री है, ठीक है? तो फैक्ट भी ज़रूरी है, इसलिए मैं साथ-साथ जो है आपको फैक्ट का भी चर्चा करते जा रहा हूँ। ठीक है? चलिए, पहला कर्नाटक युद्ध देख लेते हैं हम लोग। व्यापारिक एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण। पहला कर्नाटक युद्ध 40 से 48, 46 से 48 हो जाएगा ये। 46 टू 70-46 से 70-48 तक। तो कहानी ये था, ये मैटर देखेंगे तो भारत का मैटर था ही नहीं। ठीक है? ये जो है लड़ाई भले भारत में कर्नाटक युद्ध देखने को मिला, लेकिन मैटर कहाँ था? यूरोप का ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार का युद्ध। वैसे में एक टीम को सपोर्ट करेंगे फ्रांसीसी लोग और दूसरे कौन करेंगे? अंग्रेज लोग। ठीक है? ये जो है कारण रहा। ठीक है? ये 46 आप लोग कर लेंगे, 1746 से 48, 2046, 2040। ठीक, कहानी क्लियर हो गया। ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का युद्ध, ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के खिलाफ लड़ ही रहे थे। ये दोनों कंपनियां भारत में भी थी, इंडिया कंपनी और फ्रेंच वाली। वर्चस्व के लिए हमेशा आमने-सामने लोग आते रहते थे। ठीक है? यहाँ पे तत्कालिक घटना हुआ कि अंग्रेजी कमांडर थे बर्नेट, इन्हीं के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों को क्या कर लिया गया? आपको कब्ज़ा कर लिया गया। ठीक है? और ये फ्रांसीसी जहाज़ों को कब्ज़ा में लिया गया और ऐसे में जो है डुप्ले के द्वारा जो है जवाबी कार्रवाई किया गया। ठीक है? डुप्ले मॉरिशस के गवर्नर लॉ बुर्देन की मदद से क्या करता है? मद्रास को जीत लेता है। ठीक है? मद्रास का घेराबंदी कर लेता है 1746 में और क्योंकि जहाज़ों को पकड़ा गया तो अब उसी के जो है रिप्लाई में जो है देखेंगे तो डुप्ले के द्वारा फ्रांसीसी गवर्नर जो थे मॉरिशस में, उनके मदद से मद्रास पे आक्रमण करके उसको जीत लिया जाता है। तो अंग्रेज खूब कोशिश करते हैं कि हम मद्रास को पा लें, लेकिन ये लोग बिल्कुल क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। मद्रास को ये लोग नहीं जो है पा पाते हैं। ठीक है? क्लियर?
इसके बाद जो है युद्ध होता है एक सेंट थॉमे का युद्ध। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है सेंट थॉमे की लड़ाई, बैटल ऑफ सेंट थॉमे। टुप्ले ने जो है नवाब अनवर्दीन को मद्रास देने का वादा किया। हम आपको देखिए क्या करेंगे, मद्रास दे देंगे। ठीक है, तो कर्नाटक के उस समय नवाब थे आपको अनवरदीन। ठीक है, अनवरदीन जो है द्वारा फ्रांसीसियों को मद्रास खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन ये लोग खाली नहीं करते हैं। ठीक है, अनवरदीन के पुत्र महफूज खान ने आक्रमण किया। ऐसे में यहाँ पे देखेंगे नवाब के पास उस समय कितना था, 10,000 सैनिक, 10,000। ठीक है, और फ्रांसीसी कैप्टन जो है पैराडाइज था, इसके पास मात्र देखेंगे 1000 के आसपास, 950 से 1000 के पास आसपास सैनिक थे। दोनों में यहाँ पे अडियार नदी के तट पे युद्ध होता है, सेंट थॉमे की लड़ाई। परिणाम क्या रहता है, फ्रांसीसी कंपनी छोटी होती है, फिर भी ये जो है एक बड़े जो है विशाल सेना को हरा देती है। और यहीं से देखेंगे तो एक लूप होल दिखता है भारत को लेके। इतनी छोटी कंपनी, इतनी छोटी अनुशासित जो है सेना, इतने बड़े जो है सैनिक को हरा दी, यानी भारतीयों को कमी देखने को मिला। ठीक है, कि ये फौज जो है ना ही सुनियोजित है, ना ही एक बेहतर ढंग से काम कर रही है। और यही क्या करेगा, ब्रिटिश भी इसी का फ़ायदा उठाएँगे और धीरे-धीरे अपना साम्राज्य विस्तार वगैरह करेंगे। वही अडयार नदी के पास नवाब के विशाल सेना को जो है हरा दिया गया। इसमें सेंट थॉमे के युद्ध में। क्लियर यहाँ तक? पहला युद्ध का समाप्ति कैसे होता है? द्वितीय युद्ध का जो है पृष्ठभूमि। पहला युद्ध का समाप्ति वही 1748 में, ठीक है, यूरोप में युद्ध समाप्त हो जाता है और भारत में भी का समाप्ति का घोषणा कर दिया जाता है ट्रीटी ऑफ एक्सला-सैपल यानी एक्सला-सैपल के संधि के तहत। 1748 में युद्ध समाप्त हो जाता है। अब संधि होता है तो मद्रास फिर अंग्रेजों को दे दिया जाता है और इसके बदले फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में जो है लुइसबर्ग मिल जाता है। क्या मिल जाता है इन लोगों को? लुइसबर्ग मिल जाता है। भारतीय राजाओं का यहाँ पे कमजोरी उजागर हुआ पहले युद्ध में। ठीक, क्लियर। अब देखते हैं जो हम लोग देखेंगे इसमें क्या-क्या देखने को मिला पहले युद्ध में। देखिए यूरोपीय श्रेष्ठ हैं, वो लोग साबित कर दिए कि आधुनिक हथियार और प्रशिक्षण के दम पे एक छोटी-सी सेना भी क्या कर सकती है, बड़ी से बड़ी सेना क्या कर सकती है, हरा सकती है। ठीक है? ये भी साफ हो गया कि तटीय क्षेत्र में वही राज करेगा जिसके पास मजबूत नौसैनिक होगा और भारतीयों के पास तो ये खैर मजबूत नौसैनिक था नहीं। टुपले की कूटनीति भी यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है? क्लियर? अब आते हैं हम लोग दूसरे कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध, ठीक है? ये कर लेंगे आप 1749 से लेके 1752 तक। दूसरा कर्नाटक युद्ध। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब दिलचस्प बात ये है, ये थोड़ा जटिल है। ठीक है? दूसरा कर्नाटक युद्ध, तो इसको मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझा देता हूँ, आप बिल्कुल समझ जाएँगे। ठीक है? अब यहाँ पे यूरोपियों में किसी शक्ति का लड़ाई था नहीं, मामला किसका था? भारतीय राजाओं का आंतरिक झड़प का। ठीक है? और मैटर था हैदराबाद और कर्नाटक का। जब हैदराबाद का अगला जो है शासक कौन बनेंगे, कर्नाटक में अगला जो है उत्तराधिकार का युद्ध था। हैदराबाद और कर्नाटक रियासत को। अब ऐसे में फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनी क्या करेंगी, अपनी-अपनी जो इनकी पसंदीदा दावेदार है, अब जो है हैदराबाद में 2 लोग मान लीजिए यहाँ पे आएँगे कि हम जो है शासक बनेंगे और ये ए और ये बी। बी की तरफ से अंग्रेज चले जाएँगे, ए की तरफ से फ्रांसीसी आ जाएँगे। ठीक है? क्लियर? और इस तरह से ये लोग दूसरे कर्नाटक युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक? देखिए मैटर करते हैं हम लोग हैदराबाद, 2 लड़ाई था, पहला हैदराबाद। हैदराबाद में देखेंगे एक तो आपको नासिर जंग, ठीक है? नासिर जंग ब्रिटेन ब्रिटिश कंपनी समर्थन कर रही थी, अंग्रेज वाली। दूसरे मुज़फ़्फ़र जंग, फ्रांसीसी कंपनी जो है समर्थन दे रही थी। ठीक है? क्लियर? कर्नाटक में देखेंगे अनवरुद्दीन को अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे और चंदा साहब को फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे। ठीक? अब युद्ध आपका शुरू होता है और इसमें लड़ाई होता है सबसे इम्पोर्टेंट अंबुर का युद्ध 1739 में। ठीक है? अंबुर का लड़ाई होता है 1700। फ्रांसीसी सेना जो है चंदा साहब और मुजफ्फर जंग के साथ मिलके कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन हमला और अनवरुद्दीन को जो है मार दिया जाता है।
डुप्ले और मुज़फ़्फ़र जंग और चंदा साहब नूरदीन को जो है हराया और उनको मार डाला, ठीक है? इस तरह से देखेंगे तो फ्रांसीसी कंपनी यहाँ पे हावी होती है, ठीक है? यानी फ्रांसीसी कंपनी वाली टीम यहाँ पे जीत जाती है, क्लियर? अब वहीं पे देखेंगे, ये तो स्थिति हम लोग देख लिए कहाँ का, जो है अब देखते हैं हम लोग हैदराबाद का। हैदराबाद में देखें तो नासिर जो है जंग का हत्या किया गया है और वहाँ पे जो है फ्रांसीसी के समर्थन से मुज़फ़्फ़र जंग अभी आपको दिखाया था, मुज़फ़्फ़र जंग वहाँ पे जो है निज़ाम बन जाते हैं, ठीक है? अब ये मान लीजिए निज़ाम बनेंगे और फ्रांसीसी के सहयोग से तो फ्रांसीसियों को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचाएँगे। ऐसे में मुज़फ़्फ़र जंग जो है हैदराबाद के निज़ाम बनते हैं और डुप्ले को कृष्ण नदी के दक्षिण के इलाकों का गवर्नर बना देते हैं और यहाँ से देखेंगे तो फ्रांसीसी अपना जीत का पूरी तरह से नींव रखते हैं, ठीक है? लेकिन यहीं पे एंट्री होता है क्लाइव का। तो अंग्रेज बैठने वाले कहाँ थे? क्लाइव, ठीक है? क्लाइव देखेंगे तो उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क था, लेकिन उसके द्वारा एक मास्टर मास्टर जो है स्ट्रोक देखने को मिला, ठीक है? त्रिचनापल्ली के घेरे के समय क्लाइव ने अर्काट पे हमला जो है कर दिया, ठीक है? और चंदा साहिब की सेना जो है भेजनी पड़ी, अंततः वो मारा गया और मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया। सिंपल कहानी ये है, फ्रांसीसी और चंदा साहब जो है त्रिचनापल्ली पे घेर रखे थे। तब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है, उसके क्लर्क जो है रॉबर्ट क्लाइव का एंट्री होता है और वो केवल 500 सैनिकों के साथ कर्नाटक की राजधानी अर्कट पर हमला करके उसको कब्जा कर लेता है, ठीक है? किसका? अर्कट का। और अर्कट पे कब्जा करता है, ऐसे में चंदा साहब अपने राजधानी बचाने के लिए भागते हैं और त्रिचनापल्ली पे दबाव कम हो जाता है और चंदा साहब का हत्या कर दिया जाता है और अंग्रेज के चहते मोहम्मद अली अब यहाँ पे नवाब बन जाते हैं। क्लियर? परिणाम अगर देखें, क्या रहा? ठीक है। फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को अब यहाँ पे वापस बुला लिया। ये केवल युद्ध करा रहे हैं और खर्च करा रहे हैं और यही जो है फ्रांसीसी कंपनी का सबसे बड़ा भूल था। 1754 1754 में डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और उनके जगह जो है गोंडियू को गवर्नर बनाया गया। किसको? गोंडियू को। क्लियर? अब इसके बाद पौंडीचेरी की संधि होती है 1755 में। दोनों शक्ति जो है संधि में तय करते हैं कि अब भारतीय राजाओं के आपसी झगड़े में दखल नहीं देंगे, एक दूसरे के जीते हुए जो है क्षेत्र वापस कर देंगे। यही जो है बातचीत यहाँ पे होता है, बाकी अंग्रेजों का पलड़ा ही यहाँ पे भारी देखने को यहीं से फ्रांसीसी कंपनियों का पतन जो है शुरुआत हो जाएगा, ठीक है? डुप्ले को लोग वापस बुलाते हैं और फ्रांसीसी लोग एक बहुत बड़ा गलती करते हैं। डुप्ले उस समय का स्थानीय जानकारी के साथ योग्य भी था, ठीक है? ऐसे में देखा जाए तो कर्नाटक में अब अंग्रेजों का दबदबा, रॉबर्ट क्लाइव एक महान जो है सेनापति के रूप में उभर जाते हैं। कौन? क्लाइव। और इन्हीं को देखेंगे तो आगे चल के गवर्नर बनाया जाएगा। ठीक है? भारतीय राजाओं का कमजोरी देख ही पा रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको तीसरा कर्नाटक युद्ध और फ्रांसीसी। तीसरा कर्नाटक युद्ध आपको 58 से 63 तक देखने को मिलता है और ये भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच काफी जो है निर्णायक युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद देखेंगे तो पूरी तरह से अब फ्रांसीसी यहाँ से एक तरह से कुछ सीमित क्षेत्र में छोड़ दे तो साफ हो जाते हैं और अंग्रेज राज जो है भारत में देखने को मिलेगा। क्योंकि 58 से 67 तक है तो ऐसे में इसको यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? क्लियर? क्योंकि पहले युद्ध की तरह देखा जाए तो युद्ध का शुरुआत यूरोप में 1756 में ही हो गया था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच और इसका असर भारत में भी देखने को मिला। ठीक है? और इसी बीच में आप देखेंगे 1757 बड़ी इंपॉर्टेंट है ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है? बंगाल पे इनका कब्जा हो जाता है प्लासी युद्ध के बाद, जिससे इनके पास अपार धन आ जाता है और इसी धन संसाधन का फिर उपयोग करेंगे, अन्य क्षेत्रों पर लगाएँगे और भारत को धीरे-धीरे जो है जीतना शुरू करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं, कैसे जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत का एकीकरण किया गया, भारत को जो है कैसे-कैसे जो है कॉलोनी बनाने का काम किया गया। ठीक है? 1757 बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब देखिए इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, तीसरा कर्नाटक युद्ध, काउंट डी लाली। ठीक है? काउंट डी लाली का आगमन होता है, फ्रांसीसी सरकार जो है लाली को भारत भेजती है। 1758 में फ्रांसीसी सेनापति बन के आते हैं, फोर्ट सेंट डेविड जीतते हैं, लेकिन तंजौर और मद्रास में ये असफल हो जाते हैं। फोर्ट सेंट डेविड पर तो कब्जा किया जाता है, लेकिन मद्रास को जीतने में असफल रहते हैं।
और इसी बीच युद्ध होता है एक इम्पोर्टेंट बांडीवास का युद्ध 1760 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्णायक है। ये लड़ाई जो है आपको तमिलनाडु के बांडीवास नामक जगह पे लड़ा गया और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बांडीवास का युद्ध। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व देखें तो यहाँ पे आयरकुट के द्वारा है और फ्रांसीसी सेना जो है बिल्कुल जो है लाली के द्वारा। ठीक है? और परिणाम क्या रहता है? अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया जाता है, लाली को बंदी बना लिया जाता है और फ्रांसीसियों का पूरा सैन्य शक्ति यहाँ पे बिखर जाता है। ठीक है? क्लियर? अब जो है 1761 में पौंडीचेरी का देखेंगे तो पतन देखने को मिलता है। अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों के मुख्य बस्ती पौंडीचेरी उनसे छीन लिया जाता है। ठीक है? अब युद्ध समाप्त जो है ट्रीटी से ही होता है, पेरिस के संधि के तहत। ठीक है? यूरोप में संधि होता है और उसके तहत युद्ध भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है? और फ्रांसीसी बस्ती जो पांडिचेरी, चंद्रनगर, इनको वापस दे दिया जाता है फ्रांसीसियों को। अब फ्रांसीसी जो है अपना बस्ती को किलाबंदी नहीं कर सकते थे, भारत में वो सेना नहीं रख सकते थे, केवल व्यापार कर सकते थे। ये सब इसमें एग्रीमेंट कराया गया। एक तरह से समझे फ्रांसीसियों का यहाँ से समापन हो। ठीक है? उनसे एग्रीमेंट कराया गया कि भारत में आप सेना नहीं रखेंगे, ना ही आप व्यापार जो है बस व्यापार कर सकते हैं। ठीक है? भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का सपना टूटा और अंग्रेजों का यहाँ से वर्चस्व बढ़ गया। ठीक। अब देखिए इतना तक कहानी हम लोग देख लिए। अब देखिए थोड़ा हम लोग स्पेक्ट्रम का मदद लेके तो कि देखेंगे तो 60 जो है 60-70 पेजों को जो है कंबाइन करना और फिर भी कोई फैक्ट नहीं छोड़ना, ये मेरा प्रयास रहा है। ठीक है? हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि आखिर फ्रांसीसियों का हार का क्या कारण था। इससे पहले देखते हैं डुप्ले के बारे में। डुप्ले प्रारंभिक जीवन के बारे में देखेंगे। जोसेफ फ्रांसीसी डुप्ले 1697। ठीक है? एक कंपनी के जो है धनवाज महानिदेशक के पुत्र ही थे। 1720 में पिता के प्रभाव से पांडिचेरी के ऊंचे पोस्ट इनको मिल गया था। निजी व्यापार से धन अर्जित करते थे। 1726 में कंपनी के संविधान में बदलाव किए, इससे निलंबित किया गया। इसमें मुकदमा भी इन पे चला। डुप्ले की बात हम लोग कर रहे हैं। पहले चंद्रगिरी का गवर्नर बनाया गया था। 1741 में भारत में फ्रांसीसी कॉलोनियों के महानिदेशक नियुक्त किया गया। मुगल बादशाह नवाब का उपाधि वगैरह भी दिए थे। अगर बात करें हम लोग शासन की, मराठा आक्रमण, अकाल, बंजर भूमि और कर्नाटक में अव्यवस्था समस्या रही उस समय। सार्वजनिक व्यय में कमी और अधिकारियों के वेतन में जो कटौती किया गया, निदेशकों के आदेश से अवहेलना करके किलाबंदी जो है डुप्ले के द्वारा किया गया। ठीक है? रक्षा व्यय में निजी संपत्ति का उपयोग किया गया अपना, देख सकते हैं। अवहेलना करते हुए अपने निजी संपत्ति का उपयोग किया गया। बाद में इनको सराहना भी मिला खैर कंपनी से। पांडिचेरी को दक्षिण भारत का वाणिज्यिक स्थान इनके द्वारा बनाया गया। ये प्रशासक के रूप में इनके द्वारा जो है ये समस्या और इनके द्वारा ये काम हुआ। ठीक है? क्योंकि डुप्ले देखेंगे तो कूटनीति और रणनीति में काफ़ी माहिर था। आप देखें कि पहले 2 कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की कूटनीति भारत पे यूरोपीय जीत का मार्ग जो है प्रशस्त भी किया। ठीक है? कर्नाटक के नवाब से अपने क्षेत्र युद्ध रोकने के लिए मना लिया, पांडिचेरी सुरक्षित रखें। ठीक है? नवाब को वचन दिया गया, खैर वचन निभाया नहीं गया। ये डुप्ले की कूटनीति थी। वचन भंग, जीतने के बाद डुप्ले ने मद्रास कभी नहीं वापस किया। सेंट थॉमे का युद्ध अभी हम लोग देखें, नवाब की सेना को पराजित किया गया। ये सब हम लोग देख रहे हैं आखिर डुप्ले की उपलब्धि। एडमिरल लॉ बोर्दिनेज के इतिहास के हवाले देकर अंग्रेजों से किए गए जो है वादे को तोड़ने के लिए राजी किया गया। ठीक है? बाकी डुप्ले के द्वारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसका अंग्रेज पूरा फायदा उठाएंगे, ये है आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना। यही नीति को आगे अंग्रेज जो है आपको देखेंगे। यानी सिंपल कहानी है, किंग मेकर का भूमिका। ठीक है? सहायक संधि के जो है जनक डुप्ले को बोला जाता है। डुप्ले जो है पहला यूरोपीय था जिसने भारत शासकों के आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया। ठीक है? जैसे आप देखेंगे हैदराबाद मुजफ्फर जंग का समर्थन करना, कर्नाटक चंदा साहिब का समर्थन करना, सफलता मिलने पर फ्रांसीसियों को कई रियासत से जो है इनको छूटें मिली। ठीक है? ये सफल भी हो गए। डुप्ले के द्वारा भारत में सहायक संधि प्रथा की शुरुआत की गई। ठीक है? हैदराबाद के सूबेदार खर्च पे फ्रांसीसी सेना तैनात किया गया। यही मेथड देखेंगे आगे चल के अब जो है सहायक संधि ब्लेजली के द्वारा लाया जाएगा। ठीक है? क्लियर? डुप्ले को ही सहायक संधि का जनक जो है मानते हैं। अब कह रहा है कि आखिर डुप्ले इतना योग्य फिर असफल क्यों हो गया? क्या और घर बेचारे को वापस जाना पड़ा? वही कहानी,
ये कर्नाटक युद्ध में शुरुआती हार और भारी राजनीतिक खर्च के कारण इसको वापस बुला लिया गया। बाकी आपको पता है ये गलत कदम था। इतिहासकारों ने इसे कंपनी के निदेशकों का भारी भूल बताया। डुप्ले की कमियाँ क्या थी? देखिए अति आशावादी था, यानी संकटपूर्ण स्थिति में भी लाभ उठाने में देरी जो है करता था। निरंकुश व्यवहार करता था, मित्र और अधीनस्थ में पसंद इसको नहीं करते थे। मैदानी नेतृत्व का अभाव था। लॉरेंस और क्राइव की तरह ये युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व नहीं कर सकता। नीतिज्ञ था, लेकिन एक कौशल जो है सेनापति का भूमिका नहीं निभाता था। ठीक है? वही दे रहा है कि तिरुचिनापल्ली में फ्रांसीसी कमांडर उसकी योजना को लागू नहीं कर सके। ये सब जो है डुप्ले की कमियाँ रहेगी, अति आशावादी रहा, निरंकुश व्यवहार रहा, मैदानी नेतृत्व का अभाव रहा। ठीक है? बाकी चलिए बांडीवास के युद्ध के बारे में, पेरिस की संधि के बारे में हम लोग पढ़े ही। तो दे रहा है कि मद्रास घेरे विफलता के बाद फ्रांसीसी प्रभाव घट गया। अंग्रेजी सेनानायक आयरकुट फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से हराया था। ठीक है? ये सब आप लोग देख चुके हैं। पेरिस की संधि हम लोग देख ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैटर और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आखिर जो है फ्रांसीसी जो है असफल क्यों हो? फ्रांसीसी कंपनी के लोग असफल क्यों हो गए? देखिए, सबसे पहले नेतृत्व परिवर्तन एक भारी भूल। पहला, ये देखिए लेक्चर आप लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1754 में ड्यूप्ले का जो वापसी रहा और काउंट डी लाली का गवर्नर बनाना बहुत घातक रहा, पहला पॉइंट। लाली चूंकि देखेंगे क्रोधी था, अदूरदर्शी था, कटुभाषी था, अधिकारियों का सहयोग नहीं मिला था। एक तो एक बड़ा कारण हुआ आपका डुप्ले को वापस बुलाना। अंग्रेजों का आर्थिक श्रेष्ठता। तो देखिए अंग्रेजी जो कंपनी थी आर्थिक रूप से बहुत अधिक सुदृढ़ थी। ये जो है प्राइवेट कंपनी थी, ये सरकारी कंपनी। अंग्रेजों के व्यापार फ्रांसीसियों से 2.5 गुना ज़्यादा था। युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने व्यापार पर ध्यान ज़्यादा दिया, इससे उनकी आर्थिक स्थिति जो है कमज़ोर नहीं हुई। या व्यापार भी करते रहें, युद्ध भी करते रहें साथ-साथ। सबसे मुख्य जो है बंगाल विजय, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले किया। अगर बात करें हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके। देखिए, आप सभी को पता है कि फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी, कर्मचारियों में लगन निष्ठा की थोड़ी कमी थी। इस सरकार की नीतियाँ प्रत्यक्षता प्रभाव था, उस इंडिपेंडेंट होके लोग काम कर नहीं सकते थे। वहीं अंग्रेजी कंपनी निजी कंपनी थी, शेयरधारकों का नियंत्रण था, सरकारी हस्तक्षेप कम था, निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी। ठीक है? बंगाल विजय देखेंगे, बंगाल जीतने के बाद अंग्रेजों को वहाँ से प्राप्त जो राजस्व था, ये जो राजस्व था प्राप्त, इसी का प्रयोग ये लोग मद्रास के युद्धों में करने का सुविधा मिला। बंगाल की खोज से डुप्ले के दक्षिण नीति विफल हो गया। क्लाइव के द्वारा जो बंगाल का खोज कर लिया गया, दक्षिण में जो है विफल किया गया। देखिए मनी, पैसा, पैसा से ही एक्सपेंशन। फ्रांसीसियों के पास बंगाल जैसा कोई प्रदेश नहीं था। ठीक है? ये भी एक कारण रहा। इसके अलावा बात करें नेतृत्व, राजनीति और नौसेना। इस तीनों में भी देखेंगे अंग्रेजी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लाली अदूरदर्शी था, लाली क्रोधी स्वभाव का था। विलियम पिट की नीति इंग्लैंड में युद्ध मंत्री पिट ने यूरोप के फ्रांस को जो है उलझाए रखा था। फ्रांस यूरोप में जमीनी युद्धों में व्यस्त था, यूरोप में, जबकि इंग्लैंड जो है द्वीप होने के कारण सुरक्षित था। नौसेना में भी देखेंगे तो अंग्रेजों के पास विशाल और उन्नत नौसेना था, जल मार्ग में इन लोग का वर्चस्व था। ठीक है? समुद्री शक्ति के प्रभाव ही अंग्रेजों की सफलता का मुख्य कारण भी बना। ठीक है? ये सब जो है कारण रहे। क्लियर? एक कंपनी और आई थी, डेन्स, के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। 1616 में स्थापना हुआ था, कंपनी ये लोग बनाए। ठीक है? 1620 में निकोबार में, सेरमपुर में। व्यापार से अधिक ये लोग मिशनरी कार्य करते थे, डेन्स वाले। और जो भी इनके पास बस्ती था 1854 के आसपास ये लोग अंग्रेजों को बेच के यहाँ से। एक यहाँ पे आपको टर्म दिख रहा है, वो है बुलियन समस्या। ठीक है? कि आखिर ये बुलियन समस्या क्या था? ठीक, देखिए सिंपल कहानी, भारत से सामान खरीदने के बदले यूरोप के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उस समय का स्थिति क्या था? देखिए यूरोप में वो सब देखेंगे तो शराब हो गया, हीरा वगैरह बनता था। ठीक है? ऊनी कपड़े वगैरह बनता था और भारत में अगर इंडिया में बात करेंगे, उसका नीड था नहीं। ठीक है? तो आखिर जो भारत से वो लोग व्यापार करेंगे तो उनके बदले क्या देंगे? ठीक है? ये इसी समस्या को बुलियन समस्या बोला गया।
वैसे में क्या होता था कि यूरोप कंपनी जो थी, वो भारत में सोना-चांदी तो लाती थी और यहाँ से जो है निर्यात किया हुआ सामान जाता था। बदले में कि भारत को नीड भी नहीं था। वही लिख रहा है सोना-चांदी दक्षिण अमेरिका में खानों से ये लोग प्राप्त किए। जब दक्षिण अमेरिका का खोज हुआ तो इस समस्या का समाधान हुआ। वहाँ से प्राप्त करके सोना-चांदी भारत भेजते थे। 1660 से 99 के बीच का रहा कुल निर्यात में 66% सोना-चांदी ही था। क्योंकि भारत से भारी वस्तुएँ लोग लेके जाते थे। ठीक है? अब नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी है त्रिकोणीय व्यापार। ये आखिर क्या था? और वस्त्रों की माँग। ठीक है? कि मैं बता रहा मैं जो है आपको स्पेक्ट्रम की मदद ले रहा हूँ। ये सब फैक्ट वहाँ पे कवर किए गए हैं, तो इसलिए आपको बताया जा रहा है। नाम सुन लेंगे, थोड़ा इसके बारे में जान लेंगे। अब लेक्चर थोड़ी देर में आपका एंड होने वाला हो, ठीक है? त्रिकोणीय व्यापार, देखेंगे 16वीं से जो है 19वीं शताब्दी में इस अटलांटिक महासागर पे 3 महाद्वीप, एक आपका यूरोप, मान लीजिए यूरोप हो गया, एक अफ्रीका और एक आपका अमेरिका। ये देखेंगे तो ये पूरा एक आपको ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है? यूरोप यूरोप हो गया, अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ठीक हो गया अमेरिका। कहानी ये था सिंपल, यूरोप से जो है ये लोग यूरोप वाले लोग क्या करते थे, अफ्रीका, यूरोप से जो है जहाज, शराब, हथियार, सूती कपड़ा लेके ये लोग यूरोप से कहाँ पहुँचते थे, अफ्रीका पहुँचते थे, ठीक है? यूरोप से जहाज, शराब, हथियार, कपड़ा वगैरह लेके अफ्रीका, इन सामानों के बदले वहाँ से स्थानीय सरदार से ये लोग क्या करते थे, गुलामों को खरीदते थे और गुलामों को वहाँ से लेके जो है अमानवीय परिस्थिति में जहाज़ों में भर के इनको अमेरिका लेके जाते थे, गुलामों को, ठीक है? और वहाँ पे अमेरिका से जो है आपको ये लोग यूरोप, अमेरिका के बागानों से जो है क्या करते थे, गुलामों से कपास हो गया आपका, चीनी हो गया, तंबाकू पैदा करवाते थे और फिर ये कच्चा माल वापस जो है यूरोप भेजा जाता था और यूरोप के फैक्ट्री में कपड़ा और अन्य सामान बनता था। ये सिंपल कहानी, यूरोप वाले आते थे, अफ्रीका, अफ्रीका से गुलामों का दल अमेरिका यहाँ से काम करवाते थे जबरन। ये जो है प्रोसेस चलते रहता था। यही दे रहा है अंतर एशियाई व्यापार, मसालों का द्वीप वगैरह। खैर त्रिकोणीय व्यापार की बात करें तो यूरोप से अफ्रीका, लास्ट को लेके अमेरिका, या अमेरिका में जो है काम करवा के और फिर जो है आपको यूरोप, यही प्रोसेस चलते रहता था। ठीक है? अब यहाँ पे एक और मैटर आ रहा है टेक्सटाइल, वस्त्रों की माँग। ठीक है? देखेंगे तो उस समय भारतीय कपड़े का जो है ना 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच काफ़ी दबदबा था। ठीक है? और उस समय भारत में देखेंगे सूती कपड़ा, ढाका के मलमल, कालीकट के जो है कैलकी, किंटज, ये दुनिया भर में भारी माँग था। ऐसे में अंग्रेज़ भारत से कपड़ा खरीदते थे और अफ्रीका ले जाते थे। यही सब कहानी अभी आपसे तो बातचीत की। 17वीं शताब्दी के अंत तक मसाले की जगह कपड़ा, रेशम और सोरा जो है लिया जाता था। आंकड़े के मुताबिक देखेंगे यहाँ पे 1614 में 12,000 थान और 64 में देखेंगे 7.5 लाख थान। यानी व्यापार में 73% का कपड़ा, रेशम वगैरह में बढ़ोतरी आता है। बढ़ते आयात से घबरा के 1700, 1723-35 में ये लोग संरक्षणवादी नीति भी जो है, कानून भी लेके, ठीक है, क्लियर? बाकी हम लोग देख लिए कि आखिर वो लोग विफल क्यों हुए, फ्रांसीसी, अब अंग्रेज सफल क्यों हुए, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा हो जाए, फिर आपका लेक्चर फिनिश हो जाएगा। देखिए पहला कंपनी का संरचना, ब्रिटिश जो है निजी कंपनी, ठीक है, शेयरधारकों का नियंत्रण था, जैसे बात की हम लोग, फ्रांसीसी जो है सरकारी स्वामित्व वाली थी, सामंतवादी प्रकृति की थी, व्यक्तिगत रुचि का अभाव था, नौसेना इनका सर्वश्रेष्ठ था ही, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के बारे में चर्चा कर ही लिए हैं, मशीनीकरण हुआ, भाप इंजन आया, उत्पादन बढ़ा वहाँ पे, ठीक है। सैन्य कौशल, अनुशासन था ही इनमें, ब्रिटिश सेना अनुशासित थी, योग्यता के आधार पे ही पदोन्नति किया जाता था। अस्थायी सरकार थी ही वहाँ पे, गौरवमयी क्रांति के बाद ब्रिटेन में अस्थायी सरकार थी। फ्रांस में देखेंगे तो 1789 की क्रांति के बाद नेपोलियन युद्ध में स्थिरता पैदा किया था। युद्धों के वित्त पोषण के लिए ऋण बाजार का बेहतरीन उपयोग ये लोग करते थे। ठीक है, इसके साथ विश्व का प्रथम जो है केंद्रीय बैंक का स्थापना और साथ-साथ प्रतिद्वंदी की अपेक्षा सेना पे अधिक जो है ये लोग व्यय करते थे।
ये सब जो है इनके सफलता का कारण था। आखिर में चलिए हम लोग रिवाइज़ करते हैं और इस जो है लेक्चर को फिनिश करते हैं। देखिए, आज हम लोग इस लेक्चर में जो है सीखे कि आखिर जो है एक यूरोपीय शक्ति कैसे आगमन हुआ, कैसे यहाँ पे आई, यूरोपीय शक्ति कैसे जो है समुद्री रास्ते की खोज करते हुए भारत पहुँची। पूरे सीक्वेंस में सिलसिलेवार जो है तरीके से, बेहतर तरीके से हम लोग इसको देखें। कैसे वो लोग जो है यहाँ पे राजनीतिक जो है स्थिति का फ़ायदा उठा के और धीरे-धीरे जो है साम्राज्य स्थापित जो है करते गए, और अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अब ब्रिटेन कंपनी जो है कैसे भारत में अपना साम्राज्य विस्तार की। देखिए की हाइलाइट है 1498 में देखें तो वास्को डी गामा, हम लोग देखें अल्बुकर्क को, ठीक है, अल्बुकर्क गोवा जीतता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर के द्वारा बनती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, थॉमस रो आता है। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है, फ़र्रुखियर का फरमान मिलता है, क्लियर। और ये हम लोग नाम पढ़े फ्रांसीसी डे का, जो मद्रास का संस्थापक था, जॉब चार्नक कलकत्ता के संस्थापक थे, अंगियार जो है बम्बई का, इनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। फ्रैंको मार्टिन, पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर यही थे, फ्रैंको मार्टिन। कैप्टन हॉकिंस की बात करेंगे, ये जो है जहांगीर के दरबार में पहुँचते हैं। शरमैन जो है फ़र्रुखियर से फरमान प्राप्त करके शिष्टमंडल, ठीक है, तो फ़र्रुखियर से जो देखेंगे तो मैग्ना कार्टा जिसको हम लोग बोलते थे, वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को, ठीक है, हुगली में पुर्तगालियों को हराया गया था। ठीक है। बाकी ये कुछ इम्पोर्टेंट स्थल वगैरह हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग सबसे शुरुआती में देखें, सबसे पहले ये लोग जो है कालीकट, वास्को डी गामा यहीं आपको कालीकट जो है पहुँचता है, ठीक है। फिर कोचीन में जो है आरंभिक राजधानी ये लोग बनाते हैं, चीन को, चीन आपको यहाँ पे दिख रहा है। पुलिकट डचों का प्रमुख केंद्र था, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, पुलिकट। बेदरा आपको 1759 में गढ़ा गया था। बाकी पुर्तगालियों का पतन कारण आप लोग देख ही चुके हैं, धार्मिक असहिष्णुता, गुप्त व्यापार, डकैती, ब्राज़ील का खोज, मराठा मुगल शक्ति का उदय। डच का पतन क्यों हुआ? बात की है अंग्रेज़ों का हार, बेदरा लड़ाई, ठीक है? और इंडोनेशिया पे जो है इनका केंद्रित होना, ठीक है? ये सब जो है हम लोग देखें। चलिए लास्ट में एक बार जो है फाइनल जो है एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करके इस लेक्चर को एंड करते हैं। अभी तक हम लोग यही देखे कि 15 से 19वीं शताब्दी में कैसे जो है आर्थिक रूपांतरण हुआ, कैसे यूरोपीय कंपनी यहाँ पे पहुँची, विनिर्माण की नई तकनीक से कैसे बदलाव आया, और कैसे पूंजीवादी से सामंती व्यवस्था यहाँ पे जगह ली। आखिर जो है पूंजीवाद वाला जो स्ट्रक्चर चल रहा था, कैसे जो है सामंतवादी व्यवस्था में बदला, ठीक है। पहले देखिए आप सभी को पता है कि सामंती व्यवस्था यानी सामंत जो है भूमि, भूमि के ऊपर जो है सामंत होते थे और समन टैक्स पहुँचाते थे राजा को, यही प्रोसेस चलता था। लेकिन जब पूंजीवाद आता है, तो काफ़ी बड़ा व्यापक चेंज आता है। पूंजीवाद आने से देखें तो लाभ और प्रतियोगिता होगा, लाभ और प्रतियोगिता होगा, कच्चे माल बाज़ार की तलाश होगी। ऐसे में जो है बिल्कुल ये लोग घूमेंगे, जाएँगे इधर-उधर, ठीक है। इटली का एकाधिकार को कैसे खत्म किया गया, आज आप लोग देखें, ठीक है। कैसे जो है कंपास, बारूद और नक्शा तकनीक का उपयोग करके इतने दूर से ये लोग भारत जो है पहुँच गए, ठीक है। ये सब आज आप लोग सीखें। वास्को डी गामा के बारे में देखें, इनके एजेंडा कैसे जो है, इनका उद्देश्य क्या था, मंशा क्या था, इसके बारे में चर्चा हुआ। कैसे जो है उत्तर भारत में छोटी शक्तियों में बँटा हुआ था, सैनिक शक्ति यहाँ पे नहीं था, तब हम लोग जो है चर्चा किए। इसके बाद जो हम लोग देखे पुर्तगालियों का नीति कैसा था, ठीक है। जमोरिन से जो है अब कहीं-कहीं आप लोग बुक पढ़ते होंगे, जमोरिन ने स्वागत किया, स्वागत नहीं हुआ था, ठीक है। वहाँ पे जो है समझौता हुआ था, ठीक है। फ्रांसिस द एल्मीडा के बारे में, इसके ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में हम लोग देखें, ठीक है। अल्बुकर्क और नानो नीनो दा कुन्हा का बात हुआ, ठीक है, कि कैसे जो है 1510 में गोवा जीता गया, 1530 में जो है कोचीन से गोवा हस्तांतरित किया गया, ठीक है। काटेज व्यवस्था की शुरुआत जो है कैसे की गई, मुगलों से संघर्ष पुर्तगालियों का कैसे रहा, ठीक है। और मुगलों के संबंध में जो है हुगली की घटना 1632 में कैसे शाहजहाँ जो है क्यों जो है आक्रमण करते हैं और पुर्तगालियों को जो है वहाँ से खदेड़ते हैं, और आखिर इनका पतन का जो है क्या कारण रहा। उसके बाद हम लोग डच कंपनी के बारे में देखें कि कैसे डच कंपनी जो है वो ज़्यादातर इनका ध्यान जो है भारत में देखेंगे कपड़े को व्यापार को लेके था, ठीक है, जहाँ पे पहला फैक्ट्री ये लोग 1605 में बनाते हैं। कोरोमंडल से सूती वस्त्र, नीला,
डोरा, अफ़ीम वगैरह ये देखेंगे बिहार से लेके जाते हैं, कैसे इनका पतन हो जाता है। अंग्रेज़ों का आगमन का चर्चा हुआ, एलिज़ाबेथ के चार्टर से ये लोग आते हैं, ठीक है? भारत में पहुँचते हैं, एकाधिकार प्राप्त करके। बाद में आगे चल के हम लोग देखेंगे कि कब इनका एकाधिकार 1833 में जो इनका व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त किया जाता है, ठीक है? थॉमस रो के बारे में हम लोग पढ़े। के बाद हम लोग देखें कि कैसे ब्रिटिश व्यापारी अपना विस्तार किए भारत में। पहला फैक्ट्री अपना अस्थायी फैक्ट्री लगाया गया 1611 में, इससे पहले मसूलीपट्टनम में। 1613 में अस्थायी फैक्ट्री, जब कैसे किला जो है बनाया गया। पुर्तगालियों को जो है कैसे पुर्तगालियों से दहेज में जो है अंग्रेज़ों को आपको बम्बई मिल गया, ठीक है? और जॉर्ज चरनाक के द्वारा सूता नदी, गोविंदपुरी और कालीकत को मिला के यहाँ पे कैसे कलकत्ता आपको बनाया गया। फ़र्रुखसियर के फरमान के बारे में हम लोग चर्चा किए, ठीक है? क्यों इसको जो है मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है? ताक देखें कि हम लोग की कर मुक्त व्यापार हुआ, दस्तक जारी करने का अधिकार मिला, ठीक है? साथ-साथ हम लोग देखें कि अंतिम यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी के बारे में पढ़े। लुई 14वें के समय कंपनी बनती है 1667 में, जो है पहला फैक्ट्री, फिर पौंडीचेरी फ्रेंकोई मार्टिन के द्वारा स्थापना किया जाता है। के बाद हम लोग देखें कि आंग्ल-फ्रांसीसी संघर्ष 3 देखे हम लोग 46 से 48 तक। इसके बारे में एक-एक युद्ध के बारे में आपको डिटेल में बताया गया, ठीक है? यानी प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्पज़ से आप लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा युद्ध हुआ, कैसे ये समाप्त हुआ? भारत का मैटर नहीं था, फिर भी ये युद्ध लड़ा गया था। तीसरा युद्ध जो है 58 से 63 तक। के बाद बांडीवास का निर्णायक युद्ध के बारे में चर्चा हुआ, कि कैसे आयरकुट जो है लाली को हराते हैं और भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक सत्ता का आपको अंत होता है। पेरिस की संधि के तहत जो है कैसे फ्रांसीसी फैक्ट्रियाँ लौटाई जाती है, उनसे कैसे जो है डील कराया जाता है और कैसे डुप्ले इतना योग्य होने के बाद भी विफल हुआ, ठीक है? सहायक संघ हम लोग देखें कि संधि का जन्मदाता, आपसे राजाओं को लड़ा के हस्तक्षेप का नीति अपनाया गया, ठीक है? विफल ये क्यों हो गई फ्रांसीसी कंपनी? को सरकार का सहयोग मिला। सरकार जो है हस्तक्षेप और धन का अभाव की वजह से टुकड़ों के समय से ही पहले ही बुला लिया गया। ये सब कारण रहा। ठीक है, अंग्रेज क्यों सफल हुए इस पे चर्चा हुआ। नौसैनिक शक्ति हो गया, औद्योगिक क्रांति, स्थिर सरकार, ऋण बाजार, नेतृत्व, ये सब जो है मुख्य-मुख्य कारण रहा। ये सब हाइलाइटेड पॉइंट रहा जिसके बारे में अभी हम लोग देखें। ठीक है? इस तरह से उम्मीद करते हैं कि चलिए एक बेहतर आप लोग का रिवीजन हुआ होगा। ठीक है? और अब इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बनाए जाएँगे, चाहे प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, बिल्कुल आप लोग लिख पाएँगे और बना पाएँगे। बाकी देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन का हम करवाते ही रहते हैंगे चैनल पे। खूब सारे प्रश्न प्रैक्टिस कराए गए हैं। अब थ्योरी में एक अपना प्रयास है, एक थ्योरेटिकल जो है आपको सब्जेक्ट वाइज़ रिवीजन करा दिया जाए बेहतर ढंग से। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहली बात, ठीक है, आप लोग लेक्चर को शेयर अधिक से अधिक कर देंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो पाएँ। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी उनको मिल सके, साथ-साथ फैक्ट भी मिल सके। ठीक है? दूसरा जो है, जो लोग पहली बार होंगे सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे और जल्द ही हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ठीक है? तब तक आप लोग पढ़ते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्य